स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। क्या याद आता है कि कौन हमारे साथ खड़ा है? साथ का मतलब बिल्कुल क्लियर कट हमारे साथ हो, है कि नहीं? तो कुछ ऐसा ही बयान निकल कर आया है फ्रॉम यूएस साइड। आपने सबने सुना होगा कि रिसेंटली मिस्टर मोदी वेंट टू रशिया। वो रशिया गए और प्रॉब्लम कहीं और हो रही है। तो कुछ ट्रायंगल तो भाई इसी को कहते हैं। जरा स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी तब याद नहीं आती जब कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो अल्टीमेटली इंडिकेशन क्या है? जब फर्दर इनके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं यूएस एम्बेसडर इन इंडिया, तो उनका कहना है कि ठीक है, मतलब इंडिया का जो रिलेशन है यूएस के साथ वो वाइडर हुआ है, डीपर हुआ है, लेकिन इतना डीप मत समझ लेना कि आप फॉर ग्रांटेड लेने लगे। और हर एक रिश्ते की यही मांग होती है कि अच्छा है लेकिन इतना नहीं कि आप फॉर ग्रांटेड लेने लगे। अब इसी कड़ी में हमें इस पूरे टॉपिक को कैसे समझना है? 3 साइड्स हैं इसकी। पहला कि इंडिया यूएस रिलेशंस को ट्रैक डाउन करना है, फिर इंडिया रशिया रिलेशंस, एंड लास्ट में यूएस और रशिया का रिलेशन। अगर मैं कहूं कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मिस्टर पुतिन सेज कि चलो यार नेटो, तुम मुझे अपना पार्ट बना लो बट मुझे बस इक्वल स्टेटस देना, तो ऐसा हो सकता है क्या? आप में से कुछ लोग कहेंगे नहीं सर, ऐसे तो बकवास बात लग रही है, क्योंकि नेटो तो बना ही था यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए, सोवियत संघ को काउंटर करने के लिए, कम्युनिज्म को काउंटर करने के लिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि रशिया जो है कहने लगे कि नेटो का पार्ट बना लो? ऐसा नहीं हो सकता। सोच रहे होंगे आप, है ना? लेकिन इसी वीडियो में मैं एक एक करके सारी कड़ियों को खोलने वाला हूं। जब मैं सन 2004 मतलब इन 4 सालों की बात करूंगा, तो वहां पर ये स्कोप भी आएगा जहां पर मिस्टर पुतिन कहेंगे अरे नेटो अपना पार्ट बना लो। क्या उसके बाद कुछ हुआ भी? जी हां, नेटो और रशिया की काउंसिल भी बनी थी, तभी जाकर तो पूरा ट्रायंगल पूरा होगा, है कि नहीं? चलिए समझते हैं एक एक करके। वैसे जैसे हम इंडिया यूएस रिलेशन की बात करते हैं, तो एक समय था ये रिलेशन म्यूचुअल सस्पिशन का रिलेशन था, मतलब एक दूसरे पर शक, स्पेशली आफ्टर वर्ल्ड वॉर II। ऑल ऑफ अस नो दैट न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री इंडिया वाज एक्चुअली हैविंग, यू कैन से, अलाइनमेंट टुवर्ड्स यूएसए, टुवर्ड्स यूएसएसआर। और हम क्या कहते थे कि हम नॉन अलाइंड हैं। तो उस समय यूएसए हमें कैसे देखता था? म्यूचुअल सस्पिशन से, क्योंकि यूएसए चाहता था कि हम उसकी तरफ अलाइन हो जाएं। उस समय यूएस के प्रेसिडेंट थे उनकी निक्सन, उनका फेमस स्टेटमेंट था कि जो नॉन अलाइनमेंट है ये तो इविल है। व्हाट इंडिया इज डूइंग इज प्योर अपॉर्चुनिज्म। इंडिया इज नॉट स्टैंडिंग अप अगेंस्ट अ शैतान, अ सैटन। और सैटन वो किसको बता रहे थे? यूएसएसआर को, कम्युनिज्म को। तो एक ऐसा रिलेशन था कि वो यूएस से इंडिया की तरफ को देख रहा था, अरे यार ये तो शैतान के साथ खड़े हैं, म्यूचुअल सस्पिशन। लेकिन 1990s के में हमने देखा एक ट्रांजिशन आया, और फिर अभी स्टेटस क्या है? स्पेशल स्ट्रैटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप, स्पेशल स्ट्रैटेजिक ग्लोबल, ये 3 वर्ड्स हम यूज करते हैं। यूएसए की अप्रोच देखते हैं। 1947 इंडिया पाकिस्तान अलग होते हैं, अलग अलग देश बन जाते हैं, और यूएसए अपना साथ किसको देता है? पाकिस्तान को। क्या कारण थे? एक बड़ा कारण था कि कम्युनिस्ट के एक्सपेंशन को हमें रोकना है, और कम्युनिज्म के एक्सपेंशन को रोकेगा कौन? जो कि यूएसए के साथ खड़ा होगा। अब इंडिया तो भाई नैम वाला है, नॉन अलाइन मूवमेंट, कि हम ना तुम्हारे साथ हैं ना इनके साथ हैं, हम तो कबीर के रास्ते पर चल रहे हैं। ना कहू से दोस्ती, ना कहू से बैर, खड़ा कबीरा बाजार में, मांगे सबकी खैर। लेकिन दोस्ती रखेंगे, उससे रखेंगे जो अपने बेनिफिट की होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आपके अलायंस पार्टनर बन जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने स्टैंड लिया। पाकिस्तान ने कहा यूएस से हम तुम्हारे साथ है ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? यूएसए ने नेटो बनाया था यूरोप में, और साउथ ईस्ट एशिया के लिए बनाया था सीटो, और ये जो आपका मिडिल ईस्ट वाला पार्ट है इसके लिए बनाया था सेंटो। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि पाकिस्तान दोनों का मेंबर बना, सीटो का भी बना, सेंटो का भी बना। आप कहेंगे कमाल है पाकिस्तान, ऐसा क्यों कर लिया भाई तुमने? क्योंकि पाकिस्तान को लगता था अगर यूएसए मेरे साथ खड़ा है और मेरी दुश्मनी इंडिया के साथ है, तो यूएसए का पैसा, यूएसए का हथियार मुझे काम आ जाएगा। 1971 की हार के बाद जब पाकिस्तान को लगा यार कुछ भी काम नहीं आया अल्टीमेटली, तो ऐसे फिर सीटों से उसने अपना इस्तीफा दे दिया कि भाई हम नहीं बनेंगे इसका पार्ट, हमें तो कुछ फायदा हुआ नहीं, हमारा तो आधा देश आज़ाद होकर एक नया देश बन गया था, बांग्लादेश। तो ये जो सॉफ्टवेयर एंगल था यूएसए का पाकिस्तान के साथ, मुझे बताइए इसका सीधा डेंट इंडिया यूएस रिलेशनशिप पर होगा कि नहीं होगा? अरे बिल्कुल होगा। वहां पर टेररिज्म बढ़ने लग रहा था, और यूएसए क्या कहता था? यूएसए नजरअंदाज कर देता था। जब हम कहते थे इंटरनेशनल लेवल पर, यूएन लेवल पर, कि भाई टेररिज्म इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, यूएसए कहता था अरे नहीं नहीं, ये तो आपकी इंडिया पाकिस्तान की आपसी प्रॉब्लम है। हालांकि वो उन्हें सबक मिला कब? 9/11।
तब पता लगा कि अलकायदा ओसामा बिन लादेन सीधा यूएसए में अटैक कर दिया। हम तो समझा रहे थे, तब तो समझ में आया नहीं। अपीज करता रहा पाकिस्तान को। इस स्ट्रेटजी को कहते हैं एक्चुअली कीप द पॉट बॉइलिंग, यानी कि साउथ एशिया को बॉयल रखो, क्योंकि अगर बॉयल रहेगा साउथ एशिया तभी तो यूएसए का रिलेवेंस इस एरिया में रहेगा। इसको कहते हैं हाइफिनेशन, मतलब वो इंडिया और पाकिस्तान में इस तरीके से पाकिस्तान को साइड करता था जिससे कि इंडिया को प्रॉब्लम हो, इंडिया के लिए चैलेंजेस आए। वो समझता था कि इन चैलेंजेस से इंडिया बॉक डाउन होगा और वो यूएसए से रिलैक्सेशंस की मांग करेगा। खैर उस समय पर हमें बैकिंग किसकी थी? यूएसएसआर की। फेमस ट्रीटी जो हुई थी इंदिरा गांधी जी के टाइम में, इंडिया यूएसएसआर फ्रेंडशिप ट्रीटी। थर्ड, ब्लाइंड आई, ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, क्लियरली नहीं दिख रहे हो तो बता दूं, ये AQ खान है। यहाँ पर इलीगल न्यूक्लियर यू कैन से प्रोग्राम चल रहा था और उसकी तरफ ये ब्लाइंड आए थे यूएसए। तो ये प्रॉब्लम्स थी इंडिया की। इंडिया इन कारण से यूएसए को, मतलब यूएसए को फेवर नहीं करता था, राइट। पहली बात तो हमें अपनी साइड लेना चाह रहे हैं, दूसरी बात ये पाकिस्तान को सपोर्ट किए जा रहे हैं, क्रिएटिंग सिक्योरिटी इश्यूज फॉर इंडिया। अब यूएसए का क्या कंसर्न था? यूएसए का कहना भाई मेरा भी तो सुन लो, आपने अपनी तो बता दी। हमने कहा चलो भाई बताओ आपका क्या कंसर्न है। उन्होंने कहा एक तो तुम चाइना को सपोर्ट करते हो, जैसे कि इवन जो परमानेंट 5 मेंबरशिप है, मींस P5 मेंबरशिप स्टेटस जो होता है यूएनएससी का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो उसमें जो एक सीट थी उसमें चाइना, जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, इसके ये कंटेंडर था। यूएसए ने हमसे उस समय कहा कि इंडिया आप चाहते हो P5 बनना? इंडिया ने कहा नहीं, हमारी कोई मंशा नहीं है। यूएसए ने कहा हम बनवा देंगे आपको, हम और हमारे वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस आपको सपोर्ट करेंगे, आप अपना दावेदारी तो रखो। क्यों आप सपोर्ट करो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को? इनकी जगह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका जिम्मा है, यूएन की सबसे पावरफुल बॉडी है, तो उसमें आप बनो ना। तो इंडिया ने कहा नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे। आप कहोगे यार ये तो ऑफर बड़ा अच्छा था, लेकिन देखिए कई बार ऑफर केवल इसलिए दिए जाते हैं जिससे कि आपकी जो साइड है उसको वीक कर दिया जाए। हो सकता है वो सपोर्ट उतना दे ही ना जिससे कि आप मेंबर बन पाओ। मतलब ये हुआ कि यहां से तो गए और वहां के भी ना रहे। ऐसा कैसे? क्योंकि चाइना को उस समय सपोर्ट कर रहा था यूएसएसआर, और यही तो वो ब्लॉक था जिसको यूएसए तोड़ना चाहता था। तो अगर यूएसएसआर कह रहा था कि यार चाइना तुम हमारे साथ चलो P5 में, तुम्हें मेंबर बनाएंगे, कम्युनिस्ट ब्लॉक को स्ट्रांग करेंगे, क्योंकि बाकी 3 तो क्या है, कैपिटलिस्ट हैं। अब अगर चाइना को हटाकर इंडिया कहता यूएसएसआर से कि देखो हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, हम ही जाएंगे, तो एक तरीके से कैपिटलिस्ट ब्लॉक और ज्यादा मजबूत हो जाता, क्योंकि इंडिया कम्युनिस्ट तो था नहीं, हैविंग सोशलिस्ट लीनिंग बट मिक्स इकोनॉमी, तो यूएसए के तो फेवर में होता अगर बन भी जाता। वैसे तो कहना था कि यूएसए हो सकता है कि अपनी तरफ से कुछ वोट्स तो बटोरता, लेकिन हो सकता है फुल फ्लैश सपोर्ट ना करता, जिससे कि अल्टीमेटली राइवलरी हो जाती चाइना में, यूएसएसआर में एंड इंडिया में। खैर, तो हमने कहा हम तुम्हारे बहकावे में नहीं आएंगे, वी आर सपोर्टिंग चाइना, क्योंकि उस टाइम पर हमारे जो रिलेशन थे चाइना के साथ वो बेटर चल रहे थे। दूसरा रशिया, जो उस समय यूएसआर था, तो इनका कहना था कि यार यू आर सपोर्टिंग यूएसआर, तो यानी कि 2 रीजन तो हो गई है। तो आप कहेंगे तीसरा और क्या कारण है? तीसरा था जो वो कंट्रोल करना चाह रहा था इस एरिया में, यानी कि वियतनाम वाले एरिया में और कोरिया वाले एरिया में। तो हमने उसका अपोज किया, हमने कहा देखो ये पसंद नहीं है हमें कि आप दूसरे देशों में दखल करते हो और कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म के नाम पर वहां पर प्रॉक्सी वॉर करते हो। ये फेमस स्ट्रेटजी रही है। एक्चुअली एक स्कॉलर हुए हैं हेंस जे मॉर्गेंथ्यू। कहा जाता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर यूएस की फॉरेन पॉलिसी को पढ़ना हो किसके विचारों से वो प्रभावित है, तो वो है हेंस जे मॉर्गेंथ्यू के विचारों से। आप जरा समझिएगा कैसे। मॉर्गेंथ्यू ने कहा कि जब कोई बहुत ताकतवर हो जाता है तब उसे और ज्यादा संजीदा हो जाना चाहिए, इन अ कंटेक्स्ट दैट यू शुड बी मोर रियलिस्ट। आप कहेंगे मतलब समझ नहीं आया। मतलब ये कि अगर आप सक्सेसफुल हो जाओ ना, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में यूएसए सक्सेसफुल हो गया था, मेजर नुकसान भी अगर कहीं पर हुआ था, जान माल की हानि, वो कहां पर हुआ था? यूरोप में हुआ था। भाई साहब यूएसए को तो ज्योग्राफी ने भी अपना यू कैन से सपोर्ट दिया हुआ है, एक तरफ पैसिफिक दूसरी तरफ अटलांटिक, तो यूएसए तो फायदे में ही रहा। तो हेंस जे मॉर्गेंथ्यू ने कहा कि अगर आप जीत जाते हो ना तो आप बेपरवाह हो जाते हो, और बेपरवाह होकर आप नुकसान झेलते हो आज भी और भविष्य में भी। यूएसए को बेपरवाह नहीं होना चाहिए, यूएसए को आइडलिस्ट नहीं होना चाहिए, आदर्शवादी नहीं होना चाहिए। सक्सेसफुल होकर कई बार आप आदर्शवादी हो जाते हो, आपको रियलिस्ट होना चाहिए। मतलब उन्होंने कहा यू हैव टू सेट द टेबल ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू यू। सम चैलेंजेस आर ब्रूमिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यू कैन नॉट से कि ये मेरे घर में थोड़ी ना है। भाई साहब तुम्हारे घर में जब आ जाएगा तब देखोगे क्या। उनका कहना था अगर वियतनाम, कोरिया, यहां पर कम्युनिस्ट सरकारें आ रही हैं तो ये आपके बेल रिंग हो जाने चाहिए कि इनको काउंटर करना पड़ेगा।
यहां पर हमने एक मेजर चेंज देखा यूएसए की पॉलिसी में, फ्रॉम मुनरो डॉक्ट्रिन टू ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, एम से टी की तरफ। यूएसए की फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहा हूं। मुनरो डॉक्ट्रिन कह रही थी कि भाई अपने आप को मजबूत करो, आइसोलेशनिस्ट पावर बनो, अपने इकोनॉमिक, अपनी वेपन्स, अपनी वेपनरी, अपनी इंडस्ट्रीज, इनको फोकस करो, दुनिया के पछड़ों में मत पड़ो, दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट तुम्हारे कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हेंजे मॉर्गेंत्यू का कहना था कि अगर दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट में तुम नहीं पड़ोगे तो दुनिया तुम्हें ताकतवर मानेगी कैसे, और दुनिया अगर तुम्हें ताकतवर नहीं मानेगी तो दुनिया अपनी मार्केट का तुम्हें एक्सेस देगी कैसे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल सिस्टम तुम्हारे हिसाब से चलेंगे कैसे। तो कहने का मतलब है दखल देना ज़रूरी होता है। तो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन से दखल देना शुरू किया, ये इनकी स्ट्रेटेजी थी। हमारा कहना था इंडिया का यार ये दखल देना खराब है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है, वहां पर स्टेबिलिटी आ जाएगी, तुम क्यों उसमें वॉर में एंगेज हो रहे हो, तुम प्रॉक्सी वॉर कर रहे हो, एक तरीके से तुम अपने फेवर में चीजें करना चाहते हो, अपनी पपेट गवर्नमेंट्स वहां पर बनाना चाहते हो। तो यूएसए का कहना था यार इंडिया तुम ये बातें मत किया करो, दिस इज रॉन्ग। तो ये इनके कंसर्न थे। फोर फैक्टर्स जिसकी वजह से फिर दोनों में करीबियां आई। अब देखिए समय बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, रिश्तों का अगर कोई फंडामेंटल रूल है तो वो ये है कि बदल सकते हैं, राइट। कैसे बदल सकते हैं, एक ही बात मैटर करती है, इंटरेस्ट। यानी कि अगर इंडिया का इंटरेस्ट और यूएसए का इंटरेस्ट अब एक दूसरे में हो जाए तो रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। कैसे हुआ ये बताइए। पूरे कोल्ड वॉर पीरियड में अगर 1991 तक देखें, क्योंकि 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, तो उस समय तक तो चलो हमारे पास यूएसएसआर था, लेकिन जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो एक बड़ी ताकत जो सिक्योरिटी की बैकिंग भी दे रही थी, हमारे साथ ट्रेड भी कर रही थी, भाई साहब वो तो चली गई, यूएसएसआर का हो गया डिसइंटीग्रेशन। अब बना नया रशिया, लेकिन रशिया के रिलेशन तुम्हारे साथ कैसे रहेंगे इसकी फ्यूचर की कोई गारंटी है क्या? क्योंकि उस समय पर जो लीडर आए, मिस्टर येल्सिन, गोर्बाचेव गए, येल्सिन आए, येल्सिन खुद हैंडशेक कर रहे थे यूएसए के साथ। तो दुनिया ऐसी लग रही थी कि यूनिपोलर हो चुकी है, यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर लग रहा था। कहीं ऐसे भी स्कॉलर्स हुए, मतलब ये देखिए, मतलब दुनिया में मतलब परसेप्शन मैटर्स। एक स्कॉलर हुए फ्रांसिस फुकुयामा, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जो इवेंट है ना, ये इवेंट है एंड ऑफ हिस्ट्री। आप कहेंगे ये कुछ ज़्यादा बड़ी बकवास लग रही है, एंड ऑफ हिस्ट्री। नहीं, बकवास नहीं है, ये बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट, यू कैन से फ्रेज है, फ्रांसिस फुकुयामा। आप अलग से इसको सर्च भी कर सकते हैं, ज़्यादा पढ़ना हो, वैसे मैं पीएसआर ऑप्शन में पढ़ाता हूँ इन डिटेल। फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा एंड ऑफ हिस्ट्री हो गई है जी। कहेंगे एंड ऑफ हिस्ट्री कैसे भाई, 1991 के बाद भी तो हिस्ट्री हुई है। एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब ये है कि इसके बाद इतिहास में इससे बेटर कोई मॉडल नहीं बनेगा, जो मॉडल आज जीत गया है। और जीतने वाला मॉडल कौन सा था? अरे कैपिटलिस्ट मॉडल, अरे यूएसए का मॉडल, जिसको हम लिबरल मॉडल भी कहते हैं। तो उनका कहना था कि अब दुनिया लिबरल ही बन जाएगी। एक तरीके से मान लीजिए कि दुनिया पर एक ही पेंट हो जाएगा, और पेंट किसका होगा? कैपिटलिज्म का। कितने लोगों को लगता है बात तो सही कह गए फ्रांसिस फुकुयामा, क्योंकि 1991 के बाद हमने देखा खुद जो कम्युनिस्ट देश थे, फॉर एग्जांपल चाइना, उन्होंने भी कैपिटलिज्म को ही गले लगा लिया, नाम के कम्युनिस्ट रह गए, वैसे तो इकोनॉमी तो कैपिटलिज्म वाली ही चल गई है कि नहीं। और जो जिन बातों का रोना मार्क्स रोते थे कि भाई मैं इस वजह से कम्युनिज्म चाहता हूं क्योंकि वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है, वर्कर्स को बिल्कुल मिनिमम वेजेस दी जाती हैं, 16-16 घंटे काम कराया जाता है, मतलब लेबर कैंप बना रखे थे। वो यूरोप की बात कर रहे थे। लेकिन आपको नहीं लगता कि अल्टीमेटली हुआ क्या? चाइना में भी क्या हुआ? चाइना में भी लेबर कैंप की तरह बनाकर एक्चुअली बहुत ही कम लेबर, यू कैन से वेजेस देकर एक्सप्लॉयटेशन ही हुआ, बस कम्युनिज्म के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन हुआ। तो लेबल चेंज हो जाते हैं, लेकिन व्हाट मैटर्स इज फ्लो ऑफ मनी, एंड हुएवर इज गोइंग टू हैव मनी रिसोर्सेज इज गोइंग टू बी द रूलिंग क्लास। रूलिंग क्लास का मतलब जरूरी नहीं है कि आप पावर में हो इन टर्म्स ऑफ कि भाई मेरे पास ये पोजीशन है। यहाँ पर पावर कौन है? कैपिटलिस्ट है। तो खैर ऐसा लग रहा था कि दुनिया अब ऐसा होने वाली है, और दुनिया वैसी हुई भी, कैपिटलिस्ट यही पावरफुल हो गए। ज़्यादातर देश अल्टीमेटली आप सबको पता है कि जो जीतता है लोग उसको कॉपी करते हैं। हारने वाले में लाख अच्छाइयाँ हों, लेकिन उसकी अच्छाइयों को अनदेखा कर दिया जाता है, और जीतने वाले की जो अच्छाइयाँ हैं वो तो मानी जाएंगी, भाई बुराइयाँ हैं उस पर पर्दा डाल दिया जाता है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर हो रहा था। लेकिन अब बात है अच्छा है या बुरा है, ज़रूरी है। और अगर ज़रूरी है तो भाई साहब इंडिया के लिए भी तो ज़रूरी है।
ट्रेड के लिए, सिक्योरिटी के लिए और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनमें किसका इन्फ्लुएंस है? यूएसए का इन्फ्लुएंस है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में ही तो है ना। और इन्फ्लुएंस किसका रहा है? यूएसए का रहा है। तो अगर इन देशों, इन ऑर्गेनाइजेशन से इंडिया के फेवर में कुछ पॉलिसीज बनवानी है, लोन्स लेने हैं, रिलैक्सेशंस करानी है, तो उसमें यूएसए का इन्फ्लुएंस काम आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है। तो एक तरीके से इस पॉइंट से आपको पता लगा कि यार मतलब कि यूएसए और इंडिया अब करीब आएंगे, क्योंकि ये एक प्रोमिनेंट रीजन है। दूसरा देखिए, आपने देखा होगा अपने घर में कि आपका कोई सिबलिंग है, जैसे कोई भाई या बहन है, और कई बार वो ऐसे एक्शन कर रहा है जिससे आपके मम्मी पापा नाराज हैं, ठीक है, होता है ऐसा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कई बार वही जो मम्मी पापा को नाराज कर रहा है वही फेवरेट भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपना स्टैंड ले रहा है, और उसके स्टैंड से कई बार वो अपनी ताकत दर्शा रहा है, और ताकत दर्शा रहा है तो इस बार कई फैसले लेने में, जो घर के फैसले लेने हैं, तो उसमें आपके भाई बहन, उनसे पूछा जा रहा है, या पूछा जा रहा है कि भाई देखो उससे पूछ लेते हैं, वो नाराज ना हो जाए, क्योंकि उसने अपनी नाराजगी दिखाई है। होता है कि नहीं होता है? कुछ ऐसा ही यहाँ पर है, क्योंकि इंडिया ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किए, चाहे वो इंदिरा गांधी जी के टाइम में हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में, तो दिखा दिया इंडिया ने कि अल्टीमेटली वी आर न्यूक्लियर पावर। हमने आपकी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन नहीं किया, हम नहीं मानते उसको एक ट्रीटी ऑफ पीस, हम तो अपनी सिक्योरिटी को मानेंगे। तो डिस्पाइट द फैक्ट दैट यूएसए एक्चुअली लेवल्ड सैंक्शंस अगेंस्ट इंडिया, बट यूएसए की बात क्लियर हो गई कि भाई इंडिया के साथ तो डायलॉग रखना पड़ेगा मीनिंगफुल। यू कैन नॉट साइडलाइन इंडिया, आप साइडलाइन नहीं कर सकते इंडिया को। तो यानी कि अल्टीमेटली बात यह है कि पावर से रेस्पेक्ट मिलती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, राइट? तो इफ यू आर पावरफुल, then you are going to get attention and respect. Initially you should have that risk capability. जब तक रिस्क नहीं है तब तक बड़े एक्शन नहीं लोगे। कुछ ऐसे एक्शंस लो जिससे कुछ लोग नाराज भी हों, लेकिन जो लोग नाराज हो रहे हैं वो इस वजह से नाराज हो रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं केवल वही ताकतवर बने रहें। यूएसए, फ्रांस, ये देश चाहते थे कि यही न्यूक्लियर पावर बने रहे। हमने कहा भाई ऐसा क्यों, हम क्यों ना बनेंगे पावर, हमने बन गए। इसके बाद थर्ड, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से यूएसए की कंपनीज को चाहिए था कि इंडिया जैसी मार्केट्स को अपने यू कैन से यूटिलाइजेशन कर, मतलब यूटिलाइज करें। हमें भी जरूरत थी कि भाई आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट लाइए, है कि नहीं? हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए था, उनको इन्वेस्टमेंट करना था, उनको प्रॉफिट कमाना था। तो कॉम्प्लीमेंट्रीनेस थी या नहीं थी? थी। तो ये एक थर्ड पॉइंट बन गया कि अब इंडिया और यूएस के रिलेशन करीब आएंगे। एक और बात बताता हूं, आसियान, ये वाला रीजंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि आसियान को बनाने में पुश फैक्टर यूएसए का था। यानी कि ये 10 नेशंस, मैं किसकी बात कर रहा हूं? म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, इनकी बात कर रहा हूं, फिलीपींस। इन सब देशों को साथ लाने में, आसियान बनाने में यूएसए का भी रोल था। आप कहेंगे सर यूएसए को क्या मतलब? सर यूएसए वहां, ये यहां। अरे भाई साहब, वहां यहां तो हटा ही दिया ना। अभी बताया तो था आपको ट्रूमैन की डॉक्ट्रिन क्या कह रही है। दुनिया में जहां जहां कम्युनिज्म को पुश बैक करना होगा वो यूएसए की प्रायोरिटी होगी। यूएसए को वहां पर पैसा लगाना हो, हथियार लगाना हो, टेंशन वाली बात ही नहीं है, यूएसए करेगा। तो यहां पर क्या हुआ? अब आसियान जो बना था वो इस मॉडल पर बना था कि यू आर गोइंग टू फ्लोरिश बाय द आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म। तो भाई साहब, अगर ये आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म से फ्लोरिश कर रहे हैं, और इंडिया का टाइमिंग देखिए, 1990s में इंडिया इज पुशिंग फॉर लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसको आज हम क्या कहते हैं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो भाई साहब यूएसए तो कहेगा ना, यह बहुत अच्छी बात है, आप इनके साथ कनेक्ट हो जाइए, लिबरल पॉलिसीज पे, ट्रेड को में और ज़्यादा यू कैन से एंगेज कीजिए। तो अल्टीमेटली जो यूएसए चाहता था कि इस एरिया का एम्पावरमेंट होगा कैपिटलिस्ट आइडियाज पर, वो हो पाएगा। तो इस वजह से भी इंडिया इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इतना बड़ा लैंड मास, सो क्लोज टू साउथ ईस्ट एशिया, इंडियन ओशन, यहीं से ट्रेड होना है इस पूरे रीजन में, राइट? तो जाहिर सी बात है कि इस रीजन का करीबी एक इतना बड़ा एरिया बनेगा, बड़ी मार्केट है, एक पॉलिटिकल हेफ्ट रखेगा, तो यूएसए के फेवर में रहेगा। समझ लीजिए कि चेस बोर्ड है जियोपॉलिटिक्स। तो एक एक अगर पिलर आपके फेवर में आ रहा है तो उसको ले लेना होता है फेवर में। नेक्स्ट देखिए, अब क्यों हम करीब आ रहे हैं? चाइना ही तो सबसे बड़ा थ्रेट है यूएसए के लिए। मर्शाइमर है, एक फेमस स्कॉलर हैं, उनका कहना था कि यूएसए, तुम्हें मेन खतरा रशिया से है नहीं, तुम नेटो करके एक तरीके से अपना इन्फ्लुएंस बनाकर रखा हुआ है आपने यूरोप में। मतलब एक डेटा देता हूं आपको, यू विल बी अमेज्ड टू नो, लास्ट 15 ईयर्स में यूएसए ने 12 नए देशों की जिम्मेदारी ले ली है सिक्योरिटी की। और इसका मतलब एक काउंटर भी हम देखते हैं इन दी पब्लिक ऑफ यूएसए। आप इलेक्शंस में भी देखते हैं, एक मुद्दा उठता है कि यार व्हाई यूएसए इज पेइंग सो मच इन नेटो, क्योंकि नेटो कंट्रीज
जिसमें कि वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस आते हैं, ईस्ट यूरोप के भी नेशंस को इन्होंने अपना पार्ट बना लिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप भी कहते थे कि वाई वी आर गिविंग सो मच मनी इन नेटो, लेकिन बाय गिविंग so much money in NATO, they are actually buying influence in these areas. In the name of security cover, they are buying influence, right? तो अब अल्टीमेटली फोकस किस पर रहता है? वहां पर रशिया पर। लेकिन मर्शामर का कहना था सबसे बड़ा चैलेंज तुम्हें चाइना है, क्योंकि चाइना सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। रशियन, अब यहां पर यूएसए का कहना था सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बहुत आए और बहुत गए, लेकिन हम फर्स्ट बने रहे। आप कहेंगे ऐसा भी हुआ है? बिल्कुल हुआ है। There was a time when Germany was second largest economy and USA was first. USA first बना रहा, जर्मनी सेकंड से नीचे आ गया। कई लोग कह रहे थे शायद जर्मनी सेकंड फर्स्ट बन जाएगा, सेकंड से फर्स्ट नहीं पहुंच पाया। सेकंड जापान भी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया था और लग रहा था कि भाई फ्यूचर में फर्स्ट हो सकता है क्या ये, अगर यूएस में कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो जाए तो हो सकता है। लेकिन जापान ना तो सेकंड रह पाया और ना ही फर्स्ट बन पाया, डिक्लाइन हो गया इकोनॉमी का साइज, क्योंकि बड़ी ताकतें आ गई, मतलब बड़ी इकोनॉमीज आ गई, जैसे कि चाइना फॉर एग्जांपल, इंडिया, राइट। तो ऐसे में अगर चाइना सेकंड पर है तो मर्शामर का कहना था कि देखो तुम्हें लग रहा है कि शायद चाइना भी सेकंड से डिक्लाइन हो जाएगा, चाइना सेकंड से डिक्लाइन नहीं होगा। चाइना का राइज देखो, स्पीड देखो, वहां पर है एक तरीके से डिक्टेटरशिप, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, एंड दिस डिक्टेटरशिप इज स्मार्ट एनफ टू फोकस ऑन कैपिटलिज्म। इस डिक्टेटरशिप को पता है कि दुनिया कैपिटलिज्म से चल रही है और कैपिटलिज्म पर ये कंट्रोल रखना चाहती है, और वही ये कर रहे हैं। ऑल्दो कैपिटलिज्म कहता है कि फ्लोरिश करो, स्टेट का रोल कम करो, गवर्नमेंट का रोल कम करो, लेकिन नहीं है, ये अपने रोल को बरकरार भी रखेगी और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनेगी, और वो बनी। तो चाइना को आप हल्के में नहीं ले सकते। चाइना इज गोइंग टू बी काउंटर टू योर हेजेमनी। तो ऐसे में अगर हेजेमनी को काउंटर करना है, और इंडिया का भी भाई कॉमन एनिमी हो गया, तो चाणक्य का मंडल सिद्धांत क्या कहता है कि भाई दुश्मन का जो दुश्मन है, यानी कि अमेरिका का दुश्मन ही है, हमारा भी दुश्मन ही है, तो दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है कि नहीं? तो इंडिया का दुश्मन चाइना, इसका दुश्मन यूएसए, तो एक तरीके से हम दोनों दोस्त हुए कि नहीं हुए? हम दोनों दोस्त हुए, क्योंकि दोनों को थ्रेट किससे है? चाइना से। तो इस वजह से हम साथ आए, हमने क्वाड बनाया, हमने I2U2 बनाई। I2U2 क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट वाले एरिया में भी चाइना अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने लग रहा है। तो ऐसे में इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई, इन चारों ने मिलकर क्या बना दी? I2U2। तो यानी कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडिया एंड यूएसए आर इंपॉर्टेंट फॉर ईच अदर और नॉट, है कि नहीं? तो ये पॉइंट्स प्रूव हो गए। अब करंट स्टेटस क्या है? अभी देखिए 50 के आसपास डायलॉग्स हैं, सेपरेट डायलॉग्स हैं इंडिया यूएस के रिलेशनशिप में। आप कहेंगे 50 के आसपास मतलब क्या है? इसका मतलब है डिफरेंट सेक्टर्स, यानी कि इंडिया और यूएस से ऐसा कहा जाता है जितने एरियाज ऑफ कोऑपरेशन हो सकते हैं ना दो देशों के बीच में, इंडिया और यूएसए के बीच में हैं। इतने एरियाज में हम वी आर कोऑपरेटिंग। देखिए पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, काउंटर टेररिज्म, सिक्योरिटी, डिफेंस, साइबर, हेल्थ, क्लाइमेट, स्पेस, मतलब हर जगह तो हम हैं। 50 डायलॉग्स हैं, 50 डायलॉग मैकेनिज्म है, 50 अलग अलग एरियाज में वी आर पार्टनरिंग। इसके अलावा 3 आपको एंगल्स बताता हूं। ट्रेड देखिए, ट्रेड में आप सीधा अपने आंसर में भी लिख सकते हैं, समझ के लिए भी आपको पता होना चाहिए। लास्ट 2 डिकेड्स में 20 टाइम्स हो गया ट्रेड। ये तो याद भी रह जाएगा आपको डेटा, वैसे भी भाई 2 डिकेड्स में 20 टाइम्स हो गया इंडिया यूएस के बीच का ट्रेड वैल्यू। $200 बिलियन था लास्ट ईयर 2023 में, राइट। डिफेंस की बात देखिए, $25 बिलियन के आसपास बैठ रहा है। अल्टीमेटली हमने क्या किया है कि रशिया से जो हम इंपोर्ट करते थे वेपन्स को, उसको हमने डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट किया है। यूएसए, फ्रांस, इवन स्वीडन, इजराइल, इन सब से हथियार खरीद रहे हैं, तो उसमें यूएसए एक बिग प्लेयर आया है बनकर। स्ट्रेटेजिक रिलेशंस भी, तो TD और S स्ट्रेटेजिक में, जैसे G20 में IMEC का आह्वान हुआ था या नहीं हुआ था? अरे याद आ रहा है, इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि इंडिया से हम लेकर जाएंगे, मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करते हुए सीधा यूरोप में कनेक्ट कर देंगे। कहा गया इट इज गोइंग टू ओपन न्यू डोर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉर इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप। ये मिस्टर बाइडेन का बयान था। हालांकि कुछ लोगों का षड्यंत्र कहिएगा इसको कि अभी मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी है, ईरान, इजराइल, पैलेस्टाइन और हमास, ये सब फिर दोबारा इशू आ गया है, नहीं तो इस पर काम चलने ही वाला था। तो कुछ लोग नहीं चाहते कि ऐसी स्टेबिलिटी यहाँ पर आए, लेकिन आएगी तो ज़रूर, कभी ना कभी तो आएगी। इस पर काम जारी रहेगा, ठीक है। कुछ एरियाज़ में जहाँ कनेक्टिविटी नहीं होगी तो उसका कुछ अल्टरनेटिव ढूंढा जाएगा। इसके अलावा हमारी जो जिस G20 की चेयरमैनशिप इंडिया कर रहा था, उसी में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसका भी आह्वान हुआ था, उसको भी यूएसए ने सपोर्ट किया था। तो एक तरीके से 3 पॉइंट हैं जिस पर हमें क्लियर कट सपोर्ट मिलता है। आज के टाइम में मेजर रोड ब्लॉक्स क्या दिख रहे हैं?
एक तो 6 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। पहला WTO। अब इंडिया यूएस से कितनी बात कर लें कि वी आर टुगेदर, ग्लोबल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, लेकिन जब WTO की बात आती है तो ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। जैसे WTO में एक सब्सिडी, जैसे WTO में क्या होता है, पैक्ट्स हैं कुछ। पैक्ट्स का मतलब क्या होता है, समझौते। एग्जाम्पल देता हूं, तो WTO में एक समझौता है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, उसको AOA कहते हैं। तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में भी ना टाइप ऑफ सब्सिडीज होती हैं, जैसे रेड बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, एम्बर बॉक्स सब्सिडी। अब ये जो एम्बर बॉक्स सब्सिडी है, अब ये केवल नाम है सब्सिडीज के। इन सब्सिडीज में बेसिकली कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में आप क्या क्या सब्सिडी दे सकते हो, कितनी दे सकते हो, इसकी शर्तें लिखी हुई हैं। ठीक है, ये भी आप पढ़ते, इकोनॉमी में पढ़ते हो, मैं PSR में पढ़ाता हूँ। तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में एम्बर बॉक्स सब्सिडी कहती है कि भाई इंडिया, तुम अपने किसानों को फर्टिलाइजर पर, इरिगेशन पर ज्यादा सब्सिडी दे रहे हो। हमने कहा भाई कितनी ज्यादा दे रहे हैं, कहा तुम 10% से ज्यादा दे रहे हो। और देखो, हम देखो कितने महान देश हैं, हम केवल 5% देते हैं। USA का ऐसा कहना है। हमने कहा देखो ऐसा है, ये कैलकुलेशन ना हमें मत सिखाओ। ठीक है, मैथ्स में हमारा बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है, हिस्ट्री में, लेकिन जरा देखो कि इंडिया अगर मान लो 1000 रुपये, मैं एंगल दे एग्जाम्पल, मान लो 100 रुपये, तो इंडिया अगर टोटल 100 रुपये का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करता है, और भाई साहब आप कह रहे हो कि इंडिया 10% की लिमिट को क्रॉस कर रहा है, अपने किसानों को इससे ज़्यादा सब्सिडी दे रहा है, तो आपके अंदर 2 सवाल मुझे लगता है आए होंगे। एक तो ये आया होगा कि यार 10%, 5% क्या मसला है ये। दूसरा ये आया होगा कि यार हम अपने किसानों को कितनी सब्सिडी दें, हमारी सरकार, हम अपने किसानों को कितनी हेल्प करें, उससे USA का क्या जाता है। अभी आपको दोनों चीज़ें पता लग जाएंगी। देखो 10% वो कह रहा है, देखो 10% का मतलब क्या हो गया, 10 रुपीज़, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, हमने 10 रुपीज़ सपोर्ट किया। हमने कहा भाई US से तुम्हारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है हमारे मुकाबले मान लो 10,000 रुपए है। भाई साहब तुमने 10,000 का 5% दिया है, तो तुम्हारी वैल्यू तो हमसे बहुत बड़ी है कि नहीं। तुम तो भाई साहब 500 रुपए के आसपास दे रहे हो, हम अगर 10 रुपए दे रहे हो, तुम तो 500 रुपए सब्सिडी दे रहे हो। इट इज वे हाई, है कि नहीं। तो तुम ये, हम 10 रुपए, तुम 500 रुपए, क्या कंपैरिजन है। और तुम्हारे यहाँ जो फार्मर है वो बड़ी कंपनीज हैं, कमर्शियल फार्मिंग हो रही है, हमारा जो फार्मर है वो मार्जिनलाइज्ड है, स्मॉल फार्मर है ज्यादातर, है कि नहीं। अब ये बात तो क्लियर हो गई आपको, मसला क्या है। अब बात ये USA का क्या जाता है। USA का कहना है कि देखो इंडिया में एक बड़ी जनसंख्या है जो आज भी डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर, राइट। और अगर इतना बड़ा प्रोडक्शन सब्सिडाइज्ड होगा तो उसकी जो मार्केट में यू कैन से जो प्राइस होगा वो डिक्रीज हो सकता है बाय गवर्नमेंट सपोर्ट इन जो आपका इरिगेशन में सपोर्ट है, फर्टिलाइजर, यूरिया सस्ता कर देना, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइज कर देना, लोन सस्ते कर देना, एटसेट्रा। तो इससे होगा क्या, अल्टीमेटली जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा इंटरनेशनल मार्केट में वो सस्ता आ सकता है। और अगर वो सस्ता आ गया तो उसी मार्केट में अगर US का प्रोडक्ट बिक सकता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो भाई साहब USA के प्रोडक्ट से ज़्यादा सब्सिडी क्योंकि इंडियंस को दी है, आपने इंडियन फार्मर्स को दी है, तो उसका प्रोडक्ट ज़्यादा सस्ता होगा। और सस्ता हो गया तो USA का नुकसान होगा कि नहीं होगा, नुकसान होगा, है ना, एंगल है। जैसे मैं एक एग्जांपल बता दूं, जैसे मान लो गन्ना है आपका, मतलब शुगर केन, अगर शुगर केन पर इतनी सब्सिडी दे दी, इतनी सब्सिडी दे दी, भाई किसान को फ़ायदा हो गया और अल्टीमेटली सरकार उसको बहुत सस्ते में मार्केट में उतार पा रही है इंटरनेशनल मार्केट में। अगर इंटरनेशनल मार्केट में इतने सस्ते में शुगर या शुगर केन आ रही है तो अल्टीमेटली जो शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहे जाते हैं देश, जैसे कि क्यूबा, भाई साहब उनको तो डर लगेगा, उनको लगेगा ये क्या चल रहा है भाई, मतलब कि मेरी शुगर तो महंगी होगी क्योंकि मैं तो इतनी सब्सिडी दे ही नहीं सकता अपने किसान को, आपने छूट दे दी। सब्सिडी का मतलब क्या है, इकोनॉमिक हेल्प गिवन बाय गवर्नमेंट, है कि नहीं। तो अब ये वाला, एक तो ये वाला पॉइंट हो गया WTO वाला, राइट। अब WTO में क्या हुआ है, फाइनली इसका भी सोल्यूशन नहीं निकला। एक पीस क्लॉज हो गया था, बाली कॉन्फ्रेंस थी इंडोनेशिया में, तो उसमें पीस क्लॉज हो गया था। हम हर WTO कॉन्फ्रेंस में कहते हैं भाई इसका सोल्यूशन निकालो, एक ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए कि देयर शुड बी डिफरेंस बिटवीन डेवलपिंग नेशंस एंड डेवलप्ड नेशंस, राइट। और एक इंटरेस्टिंग बात है, G20 की मीटिंग में PM मोदी जी ने एक बात कही थी कि हमें स्टैंड लेना है उन देशों के लिए भी जिनके मेंबर G20 की मीटिंग में नहीं हैं, यानी कि वो डेवलपिंग नेशंस जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं इस टाइम पर, किस लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट विच इज गोइंग ऑन, ड्यू टू द काइंड ऑफ सैंक्शंस विच आर बीइंग लेवल्ड, राइट। कॉन्फ्लिक्ट में और इन सैंक्शंस में क्या उन अफ्रीकन, एशियन डेवलपिंग नेशंस का या अंडर डेवलप्ड नेशंस का कोई हाथ है? नहीं, दे आर जस्ट एन इम्पैक्ट। तो देखिए यही प्रूव होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, अगर आप कमजोर हो तो शोषण होगा। एक ही तरीका है, यू हैव टू बी स्ट्रांग। तो इंडिया वाज टेकिंग स्टैंड फॉर दीज डेवलपिंग नेशंस इन WTO एज वेल एज G20, राइट। ये है। दूसरा ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पर USA आ जाता है, जैसे कि USA का कहना है ये CAA को लेकर
यूएसए का कहना है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन जैसे कश्मीर में, तो दिस इज लाइक प्रो पाक यू कैन से एजेंडा। अभी एक इंटरेस्टिंग बात है कि यूएसए इज नॉट मोनोलिथिक। आप कहेंगे मतलब यूएस का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसका रुझान एंटी इंडिया देखा गया कितनी बार, लेकिन यूएस का जो प्रेसिडेंट ऑफिस है, यूएस का जो पेंटागन है जहां पर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस बैठता है, या फिर जो टेक्सार्स हैं यूएस के, टेक्सार्स का मतलब है जो टेक कंपनीज के मालिक हैं, टेक कंपनीज हैं, और जो इंडियन डायस्पोरा है ऑब्वियसली, ये 4 फैक्टर्स हैं यूएस में जो इंडिया के फेवर में रहते हैं। और जो उनका स्टेट डिपार्टमेंट इज लाइक उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री, वो एंटी इंडिया स्टांस रखती है, वो बार बार प्रो पाक अप्रोच, प्रो कनाडा खालिस्तानी अप्रोच ये शो करती है। देखिए खालिस्तान वाला पॉइंट, आप खुद बताइए, मतलब इंडिया के डिप्लोमेट्स को घेरा जाता है, डिप्लोमेट हमारी जो एम्बेसी है उस पर हमला हो जाता है, और जिन्होंने ऐसा किया उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। दे आर डूइंग दिस विद इम्प्यूनिटी, नो एक्शन हैज बीन टेकन in the name of freedom of speech and expression. If such things happen against USA in India, would USA tolerate this? क्या वो टॉलरेट करेगा इसको? नहीं, राइट? तो ये अपने आप में डबल स्टैंडर्ड शो होते हैं, बार बार शो होता है कि ये प्रो पाकिस्तानी है और ये पाकिस्तान को स्टेटस देता है मेजर नॉन नेटो एलाय, तो पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मानता है। आप सोचोगे सर पाकिस्तान कहां से स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो गया, बिल्कुल है। कोई बताना चाहेगा क्यों? कई बार आपकी जो किस्मत है ना, आपकी ज्योग्राफी लिखती है पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। पाकिस्तान के ऊपर कौन है? अफगानिस्तान। पाकिस्तान के इस साइड कौन है? ईरान। और मुझे बताइए दोनों ही जगह से यूएसए को स्ट्रेटेजिक चैलेंज है कि नहीं? अरे अफगानिस्तान से भले यूएसए चला गया हो, जो तालिबान आया है वो तालिबान पनाह ना दे ऐसे आतंकवादी समूहों को जो यूएसए को अटैक कर दे डायरेक्ट, जैसे इससे पहले अलकायदा ने किया था इसी एरिया से। बाद में मिले यहां पर थे, जो ओसामा बिन लादेन ने मिला यहां पर था, लेकिन अल्टीमेटली अलकायदा ने अपना बैशन अफगानिस्तान में बना लिया था तालिबान की सरपरस्ती में, है ना। ऐसा ना हो तो इसकी वजह से इस टेरिटरी पर अगर अपना इन्फ्लुएंस रखना है तो पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है। ईरान, आप सबको पता है ईरान 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से चैलेंज किसको करता रहा है? यूएसए को। तो उसके साथ भी बॉर्डर किसका कनेक्ट होता है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान तो उसकी तरह है कि तुम में खुद वो काबिलियत नहीं है, लेकिन बेटा तुम इस परिवार में पैदा हो गए, उस लोकेशन में पैदा हो गए, तो तुम्हारे तो किस्मत चमकेगी, टेंशन नहीं लो। यूएसए है तुम्हें पैसा देने के लिए, हथियार देने के लिए। प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस ये हैं, राइट। नाउ पाकिस्तान फाइनेंशियल एड इसी वजह से वो फाइनेंशियल एड देता है। नाउ रशिया एंड ईरान, आप कहेंगे एंगल, इसका क्या एंगल है? इसका एंगल ये है कि ये मतलब हम बात कर रहे हैं कि रशिया और ईरान दोनों के इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन होना। हालांकि ईरान के साथ पहले हमने स्टेप बैक किया था बीच में, लेकिन फिर से हम स्टेप अप कर रहे हैं ड्यू टू इंपॉर्टेंस ऑफ छाबहार, क्योंकि आईमेक जिसका वादा किया गया था G20 में वो तो फिलहाल बन नहीं पा रहा भाई। तो अल्टीमेटली छाबहार के थ्रू अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान के थ्रू होते हुए रशिया के साथ तो ट्रेड कर लें। सेंट्रल एशियन रीजन से रिसोर्सेज, यूरेनियम, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से ईरान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, रशिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और यूएसए को लगता है बस यही गड़बड़ कर रहे हो तुम। ये यूएसए की पॉलिसी के लिए एक चैलेंज है, राइट। हाउ इंडिया यूएस रिलेशंस आर सैबोटाज्ड। अब इसका ही मैं एग्जांपल दे रहा था आपको। जो रूलिंग पार्टी है अभी, यानी कि डेमोक्रेट्स, मिस्टर बाइडेन, अभी चुनाव है, चुनाव के बाद देखते हैं क्या होता है। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर इनकी मीडिया, इनके कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो एंटी इंडिया स्टैंड लेते हुए देखे गए हैं। जैसे कि आपने सुना होगा वो खालिस्तान वाला इशू जो अभी आपको मैंने रेफरेंस में दिया था, प्लस हमारे देश के एक मतलब यूटी कम स्टेट दिल्ली, उसके सीएम को अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट गिरफ्तार कर रही है, तो भाई साहब ये तो देश का अंदर का मामला है। हाँ, देश की एजेंसी, देश का कानून, उसके थ्रू ऐसा हुआ है, कुछ गलत हुआ है तो कोर्ट देखेगी। लेकिन इसमें यूएसए की स्टेटमेंट आ रही है फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट। ये तो ऐसा ही है कि यूएसए की किसी एक स्टेट के गवर्नर ने कोई शिकायत करी फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ, तो हम उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर के सपोर्ट में स्टेटमेंट दे दें। तो यूएसए को कैसा लगेगा? गड़बड़ लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि उनका इंटरनल मैटर है। तो ये हो कैसे रहा है भाई? ऐसी तो चूक कैसे हो रही है? तो ऐसा लगता है कि जो उनका स्टेट का डिपार्टमेंट है उसके डीएनए में ही थोड़ा सा एंटी इंडिया स्टांस दिखता है। हालांकि इस वाली बात को आप आंसर में मत लिखना, क्योंकि आंसर में क्या करना होता है कि डिप्लोमेसी का रूल है। मतलब अगर आप यूपीएससी में आंसर लिख रहे हैं तो अल्टीमेटली यू नीड टू बी फाइन विद द आर्गुमेंट्स। जो इससे पहले सारे आर्गुमेंट्स दिए वो एग्जैक्टली यूज आएंगे। ये वाला अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, राइट। तो समझने के लिए ज़रूरी है।
अब ये देखिए, जैसे मैंने बताया कि प्रेसिडेंट ऑफिस, पेंटागन, टैक्सार्स, इंडियन डायस्पोरा, ये वो फैक्टर्स हैं जो प्रो इंडिया दिखते हैं। लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट ऐसा है जो ट्रेड के मामले पर, ये मतलब ट्रेड के मामले पर, जैसे WTO के को लेकर वहां पर ये ब्रेक लगाता रहता है रिलेशनशिप में, राइट। क्योंकि मैंने कहा ना कि सबसे बड़ा हॉल्ट कहां दिखता है, WTO में दिखता है फॉर एग्जाम्पल, राइट। या ये खालिस्तानी वाला इशू, कनाडा इशू, तो इसमें दिखता है। तो यहां पर ये स्टेट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। फिर आप में से कुछ लोग सोचेंगे सर ऐसा थोड़ा हो सकता है कि स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट चला जाए। प्रेसिडेंट के अगेंस्ट जाने की बात नहीं है। मैं एक आपको इंटरव्यू का एक्सर्प्ट शो कर रहा हूं। ये माइक बेंज हैं, ये इससे पहले स्टेट डिपार्टमेंट में भी काम करते थे, प्रेसिडेंट ऑफिस में भी काम करते थे। तो इनके एक रिसेंट इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि देयर वर सम सर्टेन ब्यूरोक्रेट्स, कम यू कैन से ब्यूरोक्रेट्स थे, कुछ पॉलिटिशियंस थे स्टेट डिपार्टमेंट में जो एंगेज थे, चाहे प्रेसिडेंट ऑफिस का जो भी रुख हो, लेकिन वो अपनी कैपेसिटी में जो भी एंटी इंडिया कर सकते थे वो कर रहे थे। ऐसा इनका ऑब्जर्वेशन है। इनका कहना है कि जैसे 2019 वाली जो चुनाव थे हमारे देश के, उसमें उनको लग रहा था कि कहीं जो सोशल मीडिया है, मिस इन्फॉर्मेशन है, उसका इस्तेमाल करके शायद जो उस समय की जो सरकार बनी, यानी कि बीजेपी की सरकार बनी, उसमें इसका एक बहुत बड़ा रोल था। अब आप कहेंगे इससे हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस का क्या मतलब, इंडिया यूएस रिलेशंस का क्या मतलब? इसको ऐसे समझिए, देखिए, अगर इंडिया में कोई एक लीडर बहुत ज़्यादा पावरफुल बन रहा है, उसी को कंसिस्टेंटली उनको मैंडेट बढ़ता जा रहा है, तो आपको नहीं लगता यूएसए को लगेगा कि यार ऑलरेडी इनके रिलेशंस अच्छे हैं किसके साथ? रशिया के साथ। रशिया में क्या है? एक तरीके से डिक्टेटरशिप है, राइट। पुतिन का ही राज है, कंटिन्यूसली वही चलते जा रहे हैं, राइट। इनके रिलेशंस यू कैन से अगर बहुत अच्छे नहीं है तो इनके रिलेशंस खराब भी नहीं है नॉर्थ कोरिया से। इनके रिलेशंस ईरान के साथ भी अच्छे हैं। अब ये वो देश हैं जो एक्चुअली एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का पार्ट है अगेंस्ट वेस्ट। जो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज हैं उसके मॉडल को चैलेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये नेशंस? कौन नेशंस? हम नहीं, मतलब कि रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, इसमें चाइना भी आ जाता है, लेकिन चाइना के साथ हमारे रिलेशन नहीं है अच्छे, है कि नहीं? तो ऐसे में उनको लग रहा था कि अगर ये ट्रेंड्स इंडिया में दिखे तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंडिया भी इन्हीं के रास्ते पर चलने लगेगा और इंडिया अपनी ग्रोथ स्टोरी को कहेगा वी वर एबल टू डू दिस बिकॉज वी वर हैविंग ऑटोक्रेसी, राइट। कहीं ऐसा ना करे। तो ये भी एक इनसिक्योरिटी हो सकती है यूएसए के कुछ पावर ग्रुप्स में। नाउ इंडिया रशिया रिलेशंस की एक शॉर्ट स्टोरी है यहां पर। फिर अभी तक हमने इंडिया यूएस को समझा, मुझे लगता है ये वाला पार्ट आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा। अगर बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गया तो मेंशन वाह इन कमेंट्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारी स्टोरी कनेक्टेड है। जैसे हम आज़ाद होते हैं, अब हमें अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है और इकोनॉमी के पहले पिलर्स लगाने हैं। पिलर्स, हैवी इंडस्ट्रीज, यू कैन से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, PSUs एटसेट्रा, राइट। कौन सी इकोनॉमिक मॉडल को अपनाएं भाई? इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 जो डिक्लेयर होती है उसमें कहा जाता है कि इंडिया इज गोइंग टू बी अ मिक्स इकोनॉमी। बस जो कुछ सेक्टर्स हैं दे आर गोइंग टू बी कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ही उन सेक्टर्स को कंट्रोल करेगी। भारत की जो गुलामी थी, जो हमारा पास्ट है, वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट कर रहा था आउटकम ऑफ कैपिटलिस्ट इन्फ्लुएंस विच हैपेंड इन यूरोप। आप कहेंगे मतलब? भाई सीधा सा मतलब ये है, ब्रिटिशर्स यहां पर आए, कौन आया था? एक प्राइवेट कंपनी तो आई थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एक प्राइवेट कंपनी आकर इतनी बड़ी ताकत बन जाती है, फिर उसके बाद क्राउन का डायरेक्टली कंट्रोल आ जाता है। 1858 से 1947 तक क्राउन रूल रहा। तो एक बात हमें समझ में आ गई कि भाई प्राइवेट कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए काम करती है, उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता जो जनता है उस पर क्या इन्फ्लुएंस होता है। तो एक तरीके से हमारे पास कैपिटलिज्म तो चॉइस नहीं थी, हमारा इंक्लिनेशन किसकी तरफ होना था? सोशलिज्म की तरफ होना था। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार के पीता है। तो अगर कोई कहेगा भी यार अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दो, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां आने वाली हैं यूएसए की, ब्रिटेन की, हम कहेंगे भाई हाथ जुड़वा लो, जैसे तैसे आज़ाद हुए, पता नहीं फिर कैसे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ले आएंगे, राइट। तो अब ऐसे में जैसे आज के टाइम की बात करें तो आज के टाइम में कहा जाता है, एक वर्ड है नियो कोलोनियलिज्म। आज भले ही कई प्राइवेट कंपनीज डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं रखती, लेकिन उनका इकोनॉमिक पावर इतना ज़्यादा है, उन पर डिपेंडेंस किसी भी इकोनॉमी की इतनी ज़्यादा है कि वो एक इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस तो रख सकती हैं ऑन द गवर्नमेंट, राइट। खैर, अब इसी वजह से हमने तो किसकी तरफ इंक्लिनेशन रखा? सोशलिज्म की तरफ इंक्लिनेशन रखा, राइट। हालांकि हमारे प्रेम्बल में वर्ड सोशलिस्ट मेंशन नहीं था, वो तो बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 इंदिरा गांधी जी ने लाया। तो कई लोग कहते हैं अरे फिर तो हम सोशलिस्ट कहाँ थे? अरे भाई साहब, आप DPSP तो खोल के देखो, राइट। और
और आप अगर प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड गिन रहे हो, उसके अलावा जो अदर वर्ड्स आप देखोगे, जैसे इक्वालिटी का आइडिया है, राइट, जस्टिस की बात करें तो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, तीनों तरह के जस्टिस की बात की गई है। डीपीएसपी अल्टीमेटली वो सोशलिस्ट आइडियाज भी उसमें इंक्लूडेड हैं, है कि नहीं? तो हमारा इंक्लिनेशन इसकी तरफ था, प्लस हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी, गवर्नमेंट वाज कंट्रोलिंग सो मेनी एरियाज, है ना, सो मेनी सेक्टर्स। सो ऐसे में हमें हेल्प कौन कर रहा था? यूएसएसआर हमें हेल्प कर रहा था। हालांकि हम नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी से चल रहे थे। इसका मतलब ये होता है कि हम खुद तय करेंगे हमारे देश के लिए अच्छा क्या है। हम किसी एक अलायंस का पार्ट नहीं बनेंगे, एक मिलिट्री ग्रुप का पार्ट नहीं बनेंगे, मिलिट्री अलायंस का पार्ट नहीं बनेंगे। तो एक तरीके से ये कोल्ड वॉर में हमारा रिलेशन चल रहा था। कोल्ड वॉर की जो ये दोस्ती थी कुछ काम आई कि नहीं? अरे भाई साहब बिल्कुल काम आई। ये देखो, चाहे आइडियाज़ की बात हो, सोशलिस्ट आइडियाज़, डिफेंस की बात हो, ट्रेड की बात हो, सब जगह काम आई। और उसके बाद जो इंदिरा गांधी जी के टाइम में हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी की थी यूएसएसआर के साथ कि देखो अगर हम पर बात आई तो आप हमारे साथ खड़े रहना, तो अल्टीमेटली वो काम आई हमें। ये देखिए 1971 का लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश वॉर, और उस समय पर इंडिया पर करा गया पिंसर अटैक हो नहीं पाया, कोशिश थी। इस तरफ से यूएस से अपनी 7th फ्लीट को लेकर आ रहा था, किसके सपोर्ट में? पाकिस्तान के सपोर्ट में, जिससे कि इंडिया पर प्रेशराइज किया जा सके कि इंडिया गो बैक फ्रॉम दिस एरिया, दिस इज पाकिस्तान। हमने कहा बहुत देर हो चुकी है, अब ये बांग्लादेश बन चुका है। इन्होंने कहा नहीं देर नहीं, हम आने लग रहे हैं। तो हमने कहा वो भी तो देखो तुम्हारे साइड में कौन आ रहा है, यूएसएसआर। तो यूएसएसआर ने कहा कि हम आ गए हैं, अब वापस जाओगे या फिर कुछ आतिशबाजी करी जाए? तो यूएसए ने कहा नहीं, आतिशबाजी की जरूरत नहीं, हम वापस चले जाते हैं। प्लस इन्होंने इंटरकॉम पे एक तरीके से बता दिया यूके को कि भाई आप भी वापस हो जाओ। यूके की जो समुद्री बेड़ा था, उसके जो शिप्स थे उससे कुछ पीछे थे, वो यहाँ से प्रेशराइज करना चाह रहे थे, लेकिन वापस। यही यूके, देख रहे हैं, यही यूके जो कॉमनवेल्थ मेंबर बताता था इंडिया को कि भाई आप कॉमनवेल्थ मेंबर हो, हम आपके साथ हैं। लेकिन देखो भाई अल्टीमेटली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट मैटर करते हैं। खैर ये वापस गए फाइनली, ये तो रिकॉर्ड टाइम में जीत हो ही गई थी इंडिया की। तो ऐसे में यूएसएसआर के साथ अलाइनमेंट हमें काम आया, क्योंकि इस एरिया का आज़ाद होना बहुत ज़रूरी था इंडिया की स्टेबिलिटी के लिए, है कि नहीं? नाउ मोदी पुतिन बोनहोमी, अब इस वाले फेज में चलते हैं इंडिया यूएस रिलेशन में, यानी कि 2014 ऑनवर्ड्स की बात चल रहा है। यहाँ पे एक फेमस विजिट हुई थी व्लादिवोस्टॉक। व्लादिवोस्टॉक एक्चुअली खास बात ये है, ये रशिया के ईस्ट में पड़ता है। और अगर मैं यहाँ पर इंडिया बना दूँ, ये चेन्नई से लेके व्लादिवोस्टॉक का एक रूट डेवलप करने की बात कही गई कि इनके बीच में हम ट्रेड को बढ़ाएंगे, इस पोर्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। अब आप कहेंगे ठीक है, व्लादिवोस्टॉक से फ़र्क क्या पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है, एक एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है रशिया का, ये तो है समझ लीजिए कोल्ड जोन, ठीक है, मेजरली यहाँ फ्रोज़न है एरिया, तो एक तरीके से आप इसमें कुछ ज़्यादा एक्सेस नहीं कर पाते। ये वो एरिया है जहाँ पर पॉलिटिकल सेंटर्स हैं, इकोनॉमिक सेंटर्स हैं रशिया के। यहीं पे आपका मॉस्को है, क्रेमलिन, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, राइट? ये वो एरिया है। ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं फार ईस्ट पार्ट ऑफ रशिया। रशिया इसको डेवलप करने पर लगा हुआ है। रशिया चाहता है कि इंडिया आप एक मेजर पार्टनर बन जाओ। इंडिया यहाँ पर एक्सप्लोरेशन भी कर रहा है। जैसे आपकी जो कंपनी हमारी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, उसने कॉन्ट्रैक्ट भी लिए हुए हैं इस एरिया में। तो रशिया चाहता है कि यू शुड कम एंड इन्वेस्ट मोर इन दिस एरिया, ज़्यादा बेटर ट्रेड होगा, एंगेजमेंट होगा, बेटर होगा। ठीक है, हमने कहा बिल्कुल करेंगे। इसके अलावा एनर्जी, डिफेंस ट्रेड, उसमें हम फर्दर पुश करेंगे। 20th एंड अब ये थी वो एनुअल समिट जिसमें अभी मोदी जी गए थे, और इसने इस मोदी जी की समिट का इंडिकेशन क्या था? एससीओ में तो नहीं गए, यहाँ पर गए हैं, इंडिकेशन बहुत बड़ा था। मतलब पॉइंट नंबर 1, चाइना को भी बताना था कि अल्टीमेटली यू आर थिंकिंग दैट देयर लॉट ऑफ नैरेटिव्स इन इंटरनेशनल मीडिया विच वर सेइंग दैट इट सीम्स लाइक इंडिया इज ब्रेकिंग ऑफ फ्रॉम द एक्सेस, और यू कैन से जो ऑर्बिट ऑफ रशिया। तो इंडिया ने कहा देखो, सबसे पहली बात तो ऐसा कोई ऑर्बिट है नहीं रशिया का जिसमें इंडिया घूमता हो, ठीक है? तो अपनी लाइनें आपको मुबारक। इंडिया बिलीव्स इन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके लिए रशिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके लिए यूएस से इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और ड्यूरिंग दिस होल वॉर, मतलब यूक्रेन वॉर जो चल रहा है, उसमें हमारी एनर्जी सप्लाईज के लिए हमने रशिया के साथ पार्टनरशिप बनाकर रखी। और रही बात डिफेंस की, डिफेंस के लिए भी अभी भी हमारा रिलायबल पार्टनर रशिया है, राइट? तो उसमें कोई डाउट नहीं है। आपको कोई डाउट ना रहे तो ये हमारी मीटिंग भी हो गई। चाइना को जो लग रहा था कि देखो रशिया के साथ हमने रशिया, साउथ अफ्रीका, चाइना ने एक अलग से नेवल एक्सरसाइज कर ली है, इंडिया को पता लग जाएगा कि देखो इंडिया, तुम इंडियन ओशन में अपने आप लीडर बनते हो ना, देखो तुम्हारा पार्टनर रशिया वो तो हमारे साथ एक्सरसाइज कर रहा है। दूसरा श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट जो चाइना ने लीज पे ले लिया है, वहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले देखा गया कि एक रशियन नेवल शिप वहाँ पर था।
उस रशियन नेवल शिप से चाइना इंडिकेशन देना चाह रहा था कि देखो तुम हम्बन टोटा भी बड़ा शोर मचाते हो इंडिया कि हम्बन टोटा पोर्ट श्रीलंका का, ये एक तरीके से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी के हिसाब से तुम्हें घेरने की कोशिश है। देखो तुम्हें घेरने का आरोप तुम हम पे लगाते हो ना, कई सारी बातें कहीं नहीं जाती, समझी जाती हैं। तो देखो यहाँ पर रशिया का भी नेवल शिप है, तो कुछ समझ रहे हो इंडिया? तो इंडिया कह रहा है कि देखो ऐसा है, ये समझ और समझना अपने पास रखो, हमारे रिलेशन स्ट्रांग है रशिया के साथ, और हम केवल रशिया पर भी डिपेंडेंट नहीं हैं, हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में बिलीव करते हैं। तो चाइना, आपका इंतज़ाम हमने अलग तरीके से कर रखा है, क्वाड है, I2U2 है, फिर बाकी लोग स्क्वाड बना रहे हैं फिलीपींस के साथ मिलकर, ऑकस बना हुआ है, तो स्क्रू आपके भी टाइट करने के पूरा इंतजाम है। खैर, एरियाज ऑफ कोऑपरेशन की बात करें, न्यू दिल्ली एंड मॉस्को 3 सेक्टर्स में बेसिकली एंगेज कर रहे हैं, जैसे एनर्जी, आर्म सेल्स एंड ट्रेड। अब उसका एक डेटा मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे ये पता होना चाहिए, न्यू दिल्ली 3rd लार्जेस्ट एनर्जी इंपोर्टर है वर्ल्ड का, और ये ग्रेजुअली बढ़ने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी पॉपुलेशन से ब्लेस्ड कौन सा देश है? अरे हम ही तो हैं। ये देखिए, अब कुछ टाइम से हमने देखा है कि जो हमने इंपोर्ट है ऑफ वेपन्स रशिया से थोड़ा डिक्रीज किया है, क्योंकि हम चाहते थे कि 2 चीज़ों पर फोकस करें। एक होता है इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा होता है इंडिजिनाइजेशन। 2 पॉइंट से इसको चिपका देना है आपको जब भी आप डिफेंस की बात करें। आप कहेंगे मतलब क्या है? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब है, ठीक है यार, रशिया आपसे हम खरीदते हैं, लेकिन अगर कोई हमें बेटर यू कैन से बिड मिल रही है किसी और देश से, हम उससे भी लेंगे, जैसे कि इजराइल से। आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि अगर रशिया और चाइना का वॉर हो जाए तो रशिया के लिए चाइना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इकोनॉमिकली सस्टेन करने के लिए अपने आप को, क्योंकि बाकी ने सैंक्शन लगा रखे हैं, है कि नहीं? और रशिया से उस समय हम कहने लग जाएं कि रशिया चाइना के साथ युद्ध में लगे हुए हैं, हमें जरा वो वेपन्स की सप्लाई के लिए आपसे कहा था ना, वो वेपन्स की सप्लाई कर दो, तो रशिया उस समय हो सकता है कहेगा कि थोड़ी देरी लग रही है, बनाने लग रहा है, मिलेगा आपको, बिल्कुल मिलेगा। भाई साहब, ऐसी देरी हो गई और हम जंग में हैं, तो जंग के बीच में देरी नहीं सह सकते हम। तो ऐसे में हमें किस पे रिलाय होना होगा? हमें अदर को भी साथ में लेना होगा, जैसे इजराइल है, USA है, इवन साब कॉरपोरेशन, स्वीडन तक हमें हथियार बेचने की बात कर रहा है। तो एक तरीके से ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होता है, स्ट्रेटजी में क्लियर कट होता है ना, मतलब ज़रूरी है भाई ये तो। नेक्स्ट है आपका इंडिजिनाइजेशन। इंडिजिनाइजेशन का मतलब है कि हम डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं। कोई आप में से मुझे बताएगा कमेंट्स में कि इंडिया का अभी डिफेंस सेक्टर का FDI क्या है, FDI पॉलिसी क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया की पॉलिसी क्या है? बताएगा कोई? अगर मैं कह दूं कि इंडिया ने अप्रूवल रूट में 100% FDI इन डिफेंस कर दिया है, बताइए स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स कमेंट्स में। 100% FDI का मतलब समझते हैं? इसका मतलब है कि भाई साहब, कोई कंपनी, फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में डिफेंस सेक्टर में मैन्युफैक्चर करने आ रही है तो 100% ओनरशिप अपनी रख सकती है और इंडिया में काम कर सकती है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? कमेंट्स में बताइएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि जब मैं क्लास में इसको कुछ ट्रैप बनाकर क्वेश्चन बनाता हूँ तो कई बच्चे कहते हैं नहीं सर, ये दिल गवाही नहीं दे रहा, ऐसा नहीं हो सकता सर। मैं पूछता हूँ भाई क्यों नहीं हो सकता? सर ऐसा कैसे हो सकता है? 100% FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, 100% ओनरशिप एक फॉरेन कंपनी ले ले और यहाँ पर प्रोडक्शन करे डिफेंस सेक्टर में, और 100% ओनरशिप उसके पास रहे, तो विश्वास नहीं होता। मैंने क्या कहा? 100% FDI इन अप्रूवल रूट, ऑटोमेटिक रूट नहीं कहा। 2 ही रूट होते हैं FDI के। अप्रूवल रूट का मतलब मिनिस्ट्री से अप्रूवल, ठीक है। ऑटोमेटिक रूट का मतलब होता है आप ले आइए, RBI को इंटीमेट कर दीजिए, है ना। खैर, वो इकोनॉमी में पढ़ते हैं हम। अब ये देखिए हमारी प्रॉब्लम क्या है कि देखो $57 बिलियन का 2023 में ट्रेड डेफिसिट था। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है कि भाई हमने इंपोर्ट ज़्यादा करा रशिया से, एक्सपोर्ट कम करा, और भाई जाहिर सी बात है होना ही होना था। क्यों? इसलिए होना था ना क्योंकि इतने सस्ते में हमने क्रूड ऑयल भी तो इंपोर्ट किया है कि नहीं। तो ट्रेड डेफिसिट है, लेकिन हमें अगर इसको बैलेंस करना है तो क्योंकि हम बैलेंस करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, मैनेज का तरीका एक ही है कि अपने रिलेशंस को डाइवर्सिफाई करो। जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है बायर एंड सेलर ऑफ वेपन्स एंड एनर्जी, केवल इससे काम नहीं चलेगा। वही तो इंडिया कर रहा है, फार ईस्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, राइट। प्लस अब रशिया की ज़रूरत को समझो। रशिया चाहता है कि जो उसकी इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ के जो इनपुट प्रोडक्ट्स होते हैं, मशीनरी के कंपोनेंट्स एक्सेट्रा, कुछ केमिकल्स एक्सेट्रा, जिससे कि वो यूरोप से लेता था, तो इंडिया कह रहा है टेंशन मतलब, हम मेक इन इंडिया पर फोकस कर रहे हैं, हम ऐसे प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, अब ऐसे प्रोडक्ट्स की सप्लाई इंडिया से रशिया की तरफ कराएंगे। तो रशिया कह रहा है कराओगे कैसे? हम कह रहे हैं 2 तरीके से कराएंगे। एक तो तरीका व्लादिवोस्तोक वाला, फार ईस्ट वाला, जो आप वहाँ पर डेवलप करना चाह रहे हो वहाँ पर मिल जाएगा। जो आपका ईस्टर्न वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसके लिए तो भाई साहब हमें INSTC पर काम करना होगा, जिसके लिए छाबार पोर्ट इंपॉर्टेंट है। और छाबार, इसी वजह तो छाबार पे 10 साल की अभी एक्सटेंशन हुआ है डील का, क्योंकि छाबार अफगानिस्तान और फिर
होते हुए सेंट पीटर्सबर्ग, सीधा यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो दिमाग थोड़ा ओपन हो रहा है आपका, या नहीं हो रहा, कि दोनों तरफ कनेक्ट करने की स्ट्रेटजी है, यहाँ पर व्लादिवोस्टोक से और यहाँ पर आइनएसटीसी से, राइट, वाया ईरान छाभार पोर्ट। ये देखिए, ये वेस्टर्न मीडिया एक्चुअली, ये सिप्री एक थिंक टैंक है, मतलब अमंग द बेस्ट माना जाता है विद रिस्पेक्ट टू डेटा रिगार्डिंग दिस परचेजेस ऑफ वेपन्स। तो इनका कहना है कि यार रशिया पर इंडिया की जो रिलायंस है, भरोसा है वेपन्स का, वो थोड़ा कम हो रहा है, राइट। जरा देखिए सन 2000, ये 2018, जो आपको ब्लू में दिख रहा है ना, ये ब्लू में ये रशिया है, और जो आपको ग्रीन में दिख रहा है ये आपका यूएसए है। तो मैं बस एक बात पूछना चाहता हूं सिप्री से, क्योंकि सिप्री ने डेटा दिया, फिर मीडिया ने ये अलग अलग स्टेटमेंट बना दी। आप पहली बात तो ये देखो कि अगर यहां सन 2000 में ये दिखा रहा है, ये जो डेटा है दिस इज इन मिलियन डॉलर्स, ठीक है, यूएस डॉलर्स। तो देखो अगर ये है तो 2012 में ये बढ़ा भी तो है, ये देखो 2013 में बढ़ा भी तो है, फिर उसके बाद डिक्रीज आया, फिर उसके बाद बढ़ा है, राइट। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो इस वजह से कि भाई साहब अगर कोई डील यहां पर हुई होगी तो फिर यहां पर जाकर वो मैच्योर हुई, तब जाकर वो ट्रांजैक्शन हुआ, तो वहां पर पैसा गया। भाई वेपन्स हैं, आलू प्याज थोड़ी ना है कि ये घर में रोज लगने हैं, हर साल इतने की तो आलू प्याज, इतने की तो शुगर लगेगी। वेपन्स हैं, वेपन्स की डील का जो नेगोशिएशन है इट गोज ऑन फॉर 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, समटाइम्स 20 ईयर्स, 10-10, 15-15, 20-20 साल नेगोशिएशन चलता है डिफेंस डील्स पे। कहीं ऐसी डिफेंस डील्स होती हैं, तो अगर वहां से डिफेंस डील पे नेगोशिएशन था, यहां पर मेटलाइज हुआ, तो तब यहां पर ट्रांजैक्शन हाई दिखेगी कि नहीं दिखेगी? ऐसा नहीं है कि हर साल भाई इतने के हथियार खरीदने, ओ हो इस साल तो कम खरीदे। अरे नेगोशिएशन चल रही है ना, राइट। और अगर आप इसका देख रहे हो तो जरा यूएसए का देखना। यूएसए में अगर यहां पर ये हाई था, मतलब करीब $1000 के आसपास, मिलियन डॉलर के आसपास दिख रहा है, फिर यहां पर देखना ग्रीन वाला पार्ट आपको नीचे दिखाया कि नहीं, 2016 में और नीचे, फिर 17 में आप, फिर 18 में देखो और नीचे। तो भाई साहब यूएसए वाले पे भी तो ध्यान दो, मतलब रशिया पे डिफेंस में केवल ध्यान है, इस पे भी तो ध्यान दो। बात जायज है कि नहीं है? जायज है कि नहीं? और आपको फेमस अभी डील पता होगा S-400, तो S-400 रशिया से हमने खरीदे, यूएसए बस सही नहीं यार आप रशिया से मत खरीदो S-400 क्या है? अरे एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। यूएसए बस सही कि आप थार्ड खरीदो हमसे, हमने कहा अपना थार्ड अपने पास रखो, हम लेंगे S-400। और ये अच्छी बात है रशिया की, रशिया इस समय यूक्रेन के साथ युद्ध में है, लेकिन रशिया ने जो हमें सप्लाई करना था S-400 के, मतलब जो यू कैन से सप्लाईज है, उसको करा है, राइट। तो उस कंसाइनमेंट को हमको दिया है, उसके बदले में रशिया को पैसा भी गया है, जो पैसा उसको उसमें भी काम आएगा, अपनी इकोनॉमी के लिए भी या अपनी जंग में भी। बट द पॉइंट इज कि रशिया ने ऐसा किया है, डील को ऑनर किया है। यूनाइटेड स्टेट्स अभी तक भाई मेजर इंपोर्टर तो हम, मतलब मेजर एक्सपोर्टर यूएसए तो है नहीं हमारा, ठीक है, हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, राइट। और प्लस हमारी आर्मी में आप सबको पता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अभी भी एक बड़ा चंक अराउंड 67% के आसपास जो वेपनरी है वो रशियन है। तो स्पेयर पार्ट्स भी हमें कहां से लेने होते हैं? रशिया से लेने होते हैं। अब आप कहेंगे रशिया से लेने का फायदा क्या है सर? देखिए दो ही फायदे हैं। सबसे पहली बात, रशिया से जो इंपोर्ट है वेपन्स का वो इनएक्सपेंसिव है इन कंपैरिजन टू यूएस। तो यूएस हमें वेपन्स देता है महंगा, रशिया देता है सस्ता, तो लेंगे कि नहीं लेंगे? अब भाई वही वेपन कैटेगरी है, तो सस्ता दे रहा है तो लेंगे ही लेंगे, है कि नहीं? दूसरा, रशिया हमें कुछ एडवांस वेपन कैटेगरी में रखता है जो कि यूएसए हमें नहीं रखता था। भाई अगर यूएसए हमें कुछ पीछे वाली टेक्नोलॉजी दे रहा है वेपन्स की, एडवांस तो खुद यूज कर रहा है, एडवांस नहीं देगा नहीं तो बराबरी थोड़ा ना कराएगा, ऐसा यूएसए करता है। लेकिन अगर हम रशिया की बात करें, रशिया में एडवांस टेक्नोलॉजीज दे रहा है और इनएक्सपेंसिव रेट पे दे रहा है, तो रशिया इज अ फेवरेबल यू कैन से पार्टनर फॉर अस, है कि नहीं? तो ये भी एक बड़ा रीजन है। इंडियाज रीसेंट विजिट, क्या इससे यूएस को सब समझना चाहिए कि यार तुम्हारे लिए खतरा है, बताओ रीसेंट विजिट, गले मिल रहे हैं और तुम्हारे लिए खतरा है? ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि यूएसए को समझना चाहिए कि भाई यूएसए भी हमारे लिए जरूरी है कुछ अलग कारणों से, यूएसए के लिए इंडिया भी जरूरी है कुछ अलग कारणों से। और प्लस इंडिया और रशिया अगर साथ है ना, तो उससे भी फायदा है यूएसए को। आप कहेंगे ऐसा कैसे फायदा है? ऐसा कैसे? भाई साहब ये देखो ना कि इंडिया अगर रशिया के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखेगा तो इंडिया मीडिएटर का रोल कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अभी नहीं, क्योंकि अभी तो जो कोशिशें थी G20 में वो भी नाकाम रही। बट द पॉइंट इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग पार्टनर ऑफ रशिया ऑन योर साइड इज ऑफ लॉन्ग टर्म बेनिफिट, क्योंकि कुछ डिप्लोमेसीज ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं होती, कुछ बैक चैनल डिप्लोमेसी होती हैं। तो बैक चैनल डिप्लोमेसी में ऐसे रूट्स काम आ जाते हैं, राइट।
जैसे ये न्यूज़ बनी, इज इंडिया ब्रेकिंग अप विद रशिया, ये सब न्यूज़ को तो हमने साइडलाइन कर दिया, ठीक है, डाइवर्सिफाई कर दिया अपने इंपोर्ट को, यही बात मैं बताया। अब देखिए क्वाड फॉर एग्जांपल, तो क्वाड में इंडिया इज पार्ट, हालांकि यूएसए चाहता है कि इंडिया तुम ना क्वाड को ना मिलिट्री होने पर रजामंदी दे दो, कि इट्स लाइक अ मिलिट्री अलायंस, तो इंडिया उसको ओके नहीं करता, राइट, क्योंकि इंडिया मानता है कि इससे वो वाली बात हो जाएगी कि हमने नेटो जैसा जो कॉन्फ्लिक्ट, नेटो के एक्सपेंशन से जो रशिया और यूएसए में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, इट इज़ लाइक इनवाइटिंग दैट काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन इंडियन ओशन। इंडिया ये भूल नहीं करेगा, क्योंकि ये फायदा होगा यूएसए को, कि यूएसए तो बक पासिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर देगा ना, वो तो वहीं बैठा आइसोलेशन में, अगर ज्योग्राफी वाइज देखें तो वो कहेगा ठीक है, पास द बक। पास द बक का मतलब होता है इस कॉन्फ्लिक्ट को इस रेंज में डाल दो, अब इंडिया चाइना में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा, दोनों कमजोर होंगे, ब्लीड होंगे, और अल्टीमेटली फायदा किसका होगा, यूएसए का होगा। तो हम वो तो नहीं कर रहे। हालांकि देखो इंडिया बैलेंसिंग पावर की तरह काम कर रहा है, एक तरफ हम ब्रिक्स में भी हैं, एससीओ में भी हैं, और फिर हम क्वाड में भी हैं। ब्रिक्स और एससीओ में कौन कौन है, देखो रशिया चाइना के साथ इंडिया बैठा है, ब्रिक्स में भी एससीओ में भी, और क्वाड में हम किसके साथ बैठे हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए के साथ बैठे हैं। तो एक तरीके से हम बैलेंस कर रहे हैं, जो हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग प्रिंसिपल रहा है, हम उसी पर चल रहे हैं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर। साथ में हम ब्रिज करना चाहते हैं गैप ऑफ नदर्न नेशंस एंड सदर्न नेशंस, डेवलप्ड नेशंस एंड डेवलपिंग नेशंस। तो रशिया इज इंक्रीजिंगली बॉक्ड डाउन, फेसिंग आइसोलेशन फ्रॉम वेस्ट, तो ऐसे में रशिया को भी जरूरत है इंडिया की, भाई साहब हम एक बड़े इंपोर्टर है ना उनके एनर्जी के, तो इस वजह से जरूरत है। तो इंडिया अपोजेज रशियाज वॉर इन यूक्रेन। मैं एग्जांपल देता हूं, मैं केवल इस G20 समिट की बात नहीं कर रहा, इससे पहले की बात कर लीजिए, इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में जो समिट थी उसमें मोदी जी शेक द हैंड विद मिस्टर पुतिन, और आंखों में आंख मिलाकर कहा कि एक्चुअली आई हैड दिस कन्वर्सेशन विद यू बिफोर, दैट दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर, दिस इज द टाइम फॉर डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, सो ऑप्शन शुड बी लुक्ड इनटू। तो ऐसे में वेस्टर्न मीडिया ने भी इस बात को सराहा था कि भाई देखो क्लियर कट कम से कम इंडिया ने कहा कि भाई ये वॉर का समय नहीं है। लेकिन इसमें हमने एक बैलेंस देखा। बैलेंस क्यों, जब भी यूएन में रेजोल्यूशन आया अगेंस्ट रशिया तो उसमें हम एब्सटेन करें। एब्सटेन हमने उस समय क्यों किया था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हम रशिया के अगेंस्ट जाएं, क्योंकि हमारा ये भी मानना था कि भाई रशिया का जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है वो रशिया पूरी तरह आज़ाद है उसको कंसिडर करने के लिए। क्यों, क्योंकि रशिया का मानना था अननेसेसरी प्रोवोक कर रहे हैं मुझे, यूक्रेन को अपना पार्ट बना रहे हैं नेटो का, नेटो का पार्ट अगर बन गया तो यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर तक अगर इन्होंने अपनी मिसाइल्स लगा दी तो इट्स लाइक कि चैलेंज टू द सिक्योरिटी ऑफ रशिया। और रशिया की मेजर सिक्योरिटी कंसर्न कहाँ है भाई, ईस्टर्न वाली साइड पर है कि नहीं। तो इसी वजह से दिल्ली ने वॉर को कंडेम नहीं करा, लेकिन अल्टीमेटली डायलॉग की समय है, इस पर हमने बात की, राइट। तो इसी वजह से यूएसए को भी रिकॉग्नाइज हुआ कि भाई यूटिलाइज तो हो सकता है, इंडिया को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब रशिया चाइना रिलेशनशिप में भी अगर वो डेवलप हो रहा है तो ऐसे में न्यू दिल्ली उसके खिलाफ है, तो रशिया चाइना रिलेशनशिप के खिलाफ दिल्ली भी है, रशिया चाइना रिलेशनशिप के खिलाफ यूएसए भी है। तो यूएसए और इंडिया साथ में पार्टनर हुए कि नहीं हुए, साथ में पार्टनर हुए। अब एक रिलेशनशिप कही जाती है इनकी रशिया चाइना की नो लिमिट्स रिलेशनशिप है, लेकिन हमारा मानना है कि नहीं, नो लिमिट्स नहीं, लिमिट्स तो हैं इस रिलेशनशिप में भी, क्योंकि चाइना टू अ पॉइंट ही रशिया को सपोर्ट करेगा, क्योंकि और रशिया भी, अगर रशिया इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो शायद ऐसा रहेगा कि न्यूट्रल रहेगा वो शायद इंडिया को सपोर्ट ना करे। अगर इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो रशिया चुप बैठ सकता है, कह सकता है भाई देखो शांत हो जाओ, वॉर मत करो, हम तो यही कह सकते हैं तुम दोनों ही हमारे दोस्त हो, है कि नहीं। ट्रैकिंग यूएसए रशिया रिलेशनशिप, अब जरा इसको देखते हैं। यंग मिस्टर पुतिन जैसे ये ताकत में आए तो ऐसा लगने लगा कि शायद अब रिश्ते मधुर होंगे, बेटर होंगे। देखिए उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश एंड मिस्टर पुतिन में डायलॉग्स हुए, कहा गया कि शायद अब एक कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप डेवलप होगा। उसके बाद जब 9/11 का अटैक हुआ यूएसए पर, मैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बात कर रहा हूं, उस समय पर रशिया ने कहा कि रशिया इज स्टैंडिंग विद यूएसए। जब अफगानिस्तान में इन तालिबानियों से सत्ता को छीनना था, इनको हटाना था, इनको जवाब देना था कि अच्छा तुम्हारा अलकायदा यहां बैठा है, यहां से तुमने अटैक कराया, तो उस समय रशिया ने भी अपना साथ दिया था। रशिया ने अपने आर्मी पर्सनल्स भी भेजे थे, क्योंकि रशिया का स्ट्रॉन्ग बैशन रहा है अफगानिस्तान के ऊपर वाला एरिया, यानी कि तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। तो रशिया ने कहा हम बैठे हैं तजिकिस्तान में, आप आओ, हम यहां से तुम्हें सपोर्ट करेंगे। प्लस रशिया ने यह भी कहा कि अगर आप ह्यूमन एड सप्लाई के नाम पर, ह्यूमन एड की सप्लाई वैसे नाम की थी, उसके अंदर वो एक्चुअली वेपन सप्लाई करना चाहते थे अपनी फोर्सेस को जो यहाँ थी। तो रशिया ने कहा आप हमारे एयर स्पेस का भी इस्तेमाल कीजिए। तो आपको नहीं लगता है ये तो अल्टीमेटली एक गुड पार्ट दिखा रहा है रिलेशनशिप का, सब कुछ अच्छा लग रहा है। अभी आपके सामने एक स्टोरी आने वाली है कि एक्चुअली ये रिलेशनशिप कैसे करीब आते गए, फिर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद दोनों दूर हो गए।
और जिम्मेदार कौन, वो आप डिसाइड कीजिएगा। मैं पूरी स्टोरी आपको बताता हूँ। तो ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पे एयर स्पेस भी खोला, मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग समिट हुई 2002 में, बुश पुतिन ज्वाइंट डिक्लेरेशन करते हैं कि दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर क्यों? क्योंकि दोनों ने समझा कि टेररिज्म दोनों के लिए खतरा है, तो दोनों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात की। दोनों ने कहा कि हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ेंगे, ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ लड़ेंगे और मिडिल ईस्ट में भी पीस प्रोसेस स्टैब्लिश करेंगे मिलकर। लगने लगा भाई दुनिया बदलने वाली है। साथ में कहा गया कि ट्रेड को बढ़ाएंगे, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाएंगे। अगर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ गया, ट्रेड बढ़ गया, तो एक फेमस थियरी है केनेटकी की, कम्युनिकेशंस थियरी। वो कहता है कि दो देशों में अगर ट्रेड बढ़ जाता है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ जाता है, आना जाना बढ़ जाता है, तो दोनों देशों की सरकारें भी करीब आती हैं, जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो भी दूर हो जाती हैं। तो लगने लगा कि भाई अब तो करीब आएगा, एक नया तरह का रिलेशनशिप नेटो और रशिया में आएगा। कोऑपरेशन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में करेंगे। साथ में ये भी माना गया कि इसके थ्रू नॉर्थ कोरिया भी शायद कंट्रोल में आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे कयास लगाए जाने लगे। इससे पहले तो क्योंकि इनसिक्योरिटीज़ बढ़ गई थी कि भाई आपने मिसाइल्स को ईस्टर्न यूरोप में रख दिया, नेटो मिसाइल्स को, जो कि अटैक कर सकते हैं रशिया पर, उस समय यूएसएसआर पर, यूएसएसआर के समय की बात। लेकिन यूएसए ने कहा ठीक है रशिया, अब हम तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ को हैंडल करते हैं, तुम्हारी को करो, अल्टीमेटली मिलकर चलेंगे। यहाँ पर एक फेमस पॉइंट आ गया, वो था नेटो रशिया फाउंडिंग एक्ट 1997। एक तरीके से नेटो और रशिया एक दूसरे की जो सेंसिटिविटीज़ हैं उनको ध्यान में रखेंगे व्हेन दे एंगेज इन द ईस्टर्न यूरोप और एज वेल एज यूरोप। लेकिन इसके बाद हुआ क्या? रशिया ने कहा कि देखो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, क्योंकि ये वाला एरिया आपका 1991 के बाद आपने देखा कि एक्सपेंशन किया इन्होंने इस एरिया में। ये एरिया वो है जो ट्रेडिशनली यूएसएसआर का पार्ट होता था, यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस एरिया होता था, कि आप भले ही आपने इसको नेटो का पार्ट बना लिया जैसे 1994 वाले पीरियड्स के बाद, लेकिन आप देखो 1997, तो ये वाला वो पीरियड था जो 1997 से, ये वो देश हैं जो 1997 से पहले नेटो का पार्ट बने, ये वो देश हैं जो 1997 के बाद बने, ठीक है, सिंस 1997। और अब तो ये फिनलैंड भी बन गया, स्वीडन भी बन गया 2023 में, 2024 में, है ना। तो रशिया ने कहा भाई इन देशों में आप अपने जो वेपनरी है नेटो की वो स्टेशन नहीं करेंगे। तो नेटो ने कहा ठीक है भाई नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सपेंशन से आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एरिया आपका करीब आता है। फिर आपने देखो फिनलैंड और स्वीडन इनको भी बना लिया। तो रशिया की इनसिक्योरिटी थी कि आप एक्सपेंशन नहीं करेंगे नेटो का, ये वादा था। लेकिन एक्चुअली इन्होंने वादा, बेसिकली वादा खिलाफी वाली बात हुई कि इनकी इनसिक्योरिटी को देखा नहीं और एक्सपेंशन करते चले गए इन एरियाज में। बताओ लेटविया, लिथुआनिया, ये जो पार्ट थे, एस्टोनिया, लेटविया, ये रहे छोटे छोटे देश यहाँ पर, तो इन देशों को भी अपना पार्ट बना लिया। तो इनका कहना था भाई ये तो ट्रेडिशनली हमारे इन्फ्लुएंस में रहते थे, ये वाले पार्ट, राइट। तो एक तो इससे रशिया को झटका पहुंचा। इसके बाद इन्होंने नेटो रशिया फोरम्स भी बनाए कि हम आपस में कोऑर्डिनेशन करेंगे, राइट। नेटो रशिया रिलेशंस के लिए अलग से समिट करी थी, यही यहाँ पर जो मैंने आपको बताया फाउंडिंग एक्ट। नेटो रशिया काउंसिल बनाई गई। लेकिन अब डिटेरियोरेट कैसे हुए? एक तो पार्ट ये है कि यूएसए का डिसीजन था एक्सपेंड करने का नेटो को, ये ओरिजिनल सिन था, सबसे मेन प्रॉब्लम ये थी, राइट। और यहां रुके नहीं, फिर 2008 में इन्होंने क्या कहा कि देखो यूक्रेन आप भी इसका पार्ट बन सकते हो, जॉर्जिया आप भी इसका पार्ट बन सकते हो। अब दोनों की लोकेशन देखिए, ये रहा यूक्रेन, ये रहा जॉर्जिया। रशिया, अब आप सबको पता होना चाहिए कि ये वाला जो रीजन है जॉर्जिया के ऊपर, ये पेन पॉइंट रहा है रशिया का। चेचेंस जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, चेचेंस जो अपनी ऑटोनॉमी की बात करते हैं, मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है यहाँ पर, तो उनका मानना है कि भाई हमारा अलग से देश होना चाहिए। तो उनको रशिया सब्जुगेट करता रहा है इंटीग्रिटी के लिए कि भाई पूरा देश एक ही रहेगा, अलग कोई नहीं होगा। तो एक्चुअली यहाँ के पास अगर जॉर्जिया है और जॉर्जिया और यूक्रेन को इन्होंने इनवाइट कर दिया नेटो का पार्ट बनने का, तो एक तरीके से बड़ा झटका है कि नहीं है? बड़ा झटका है। पहले से ही रशिया परेशान था कि यार बुल्गारिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया, आपने इन देशों को आपने नेटो में ले लिया। ये देश हमारे ट्रेडिशनल अलाय होते थे, हमारे इन्फ्लुएंस थे, हमारा जियोपॉलिटिकल हेफ्ट थे, ये अपने आप में हमारी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी थे। आपने इनमें नेटो फोर्सेस लगा दी और इनको ले लोगे, तो एक तरीके से आप रशिया को सारी तरफ से घेर लोगे। ये तो गलत है, दिस शुड नॉट हैव बीन डन। तो ये एक ओरिजिनल सिन था इनका, राइट। देखिए ये वाला पार्ट जो ना, ये सब इन्फ्लुएंस में था रशिया के। एक और बात बताता हूं इंटरेस्टिंग है, यहां पर देखिए ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान। अब यहां पर तुर्कमेनिस्तान कहता है भाई देखो मैं तो न्यूट्रल हूं,
अब कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये तजिकिस्तान फॉर एग्जांपल, यहां तक भी रशिया अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी देता रहा है तजिकिस्तान को, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आ गई, तुम टेंशन मत लेना, हम तालिबान से बात करेंगे। इसी रास्ते से उसने अफगानिस्तान पर अपना इन्फ्लुएंस भी रखा था एक टाइम पर रशिया ने। तो अब जब दोनों के रिश्ते अच्छे चल रहे थे, मैं किस पीरियड की बात करूं, ये 2000 से 2004 वाला पीरियड, ये वाला पीरियड, तो रशिया ने यहां तक कह दिया क्योंकि अफगानिस्तान में टेररिस्ट हब बन रहे हैं, तो यूएसए, अगर आप अपनी फोर्सेस को इस सेंट्रल एशियन रीजन में लाना चाहते हो, जो कि हमारी सॉफ्ट बेली है, ये रशिया की सॉफ्ट बेली है, क्योंकि ट्रेडिशनली रशिया का पार्ट, मतलब रशिया ने इसको अपने अंडर रख लिया था। उनको लगता है हमारी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि इस एरिया पर रशिया का कंट्रोल रहे, तो इस एरिया पर उन्होंने इन्वाइट कर लिया कि वो चाह रहे थे यूएसए कि अपने बेसिस को यहां पर बनाए, जिससे कि इस एरिया में, इसके नीचे जो अफगानिस्तान वाला एरिया है, यहां पर टेररिस्ट ग्रुप को पनपने ना दे। रशिया ने कहा ठीक है आ जाओ। रशिया ने सोचा था कि आप टेम्परेरी आओगे और चले जाओगे, लेकिन उसके बाद गए नहीं, लंबे समय तक यहीं पर रहे। तो पॉइंट नंबर 1, नेटो का एक्सपेंशन किया। पॉइंट नंबर 2, तुम पर भरोसा किया कि तुम अपने बेस यहां पर बना लो रशियन इन्फ्लुएंस वाले एरिया में, लेकिन तुमने उसको कंटिन्यूस रखा, वहां से तुमने हटाया नहीं। पॉइंट नंबर 3, ये जो कैस्पियन एरिया है, ये जो कैस्पियन सी है, अब देखिए कैस्पियन सी है और ये आपका यूक्रेन के नीचे वाला पार्ट है ब्लैक सी, और इस तरफ से इस पूरा मेडिटेरियन सी। अब कैस्पियन सी कनेक्ट करता है सेंट्रल एशिया को, जो ये तुर्कमेनिस्तान वाला एरिया है, ये वाला एरिया, और ये रशिया के जस्ट नीचे वाला एरिया, ये रशिया हो गया उसके ऊपर। तो इस एरिया को रशिया के इन्फ्लुएंस वाला एरिया माना जाता था। यहां से अगर एनर्जी सप्लाईज होनी, क्योंकि यहां पर एनर्जी रिच रीजन है, राइट, जैसे अजरबैजान वाला रीजन, तो यहां से एनर्जी की सप्लाई होती थी, उसमें रशिया का बड़ा इन्फ्लुएंस रहता था। लेकिन यहां पर यूएसए की कंपनीज ने अपनी पाइपलाइन बनानी स्टार्ट कर दी, और टेंशन थी नहीं, क्योंकि अगर सिक्योरिटी कवर की बात करें तो यूएसए ने पहले से अपनी सिक्योरिटी कवर बना ली थी ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के नाम पर। तो ग्लोबल वॉर टेररिज्म के नाम पर निशाना अफगानिस्तान था, तालिबान था, लेकिन उसके पीछे अंदर खाने क्या चल रहा था, पैसा। यानी कि यहां पर पाइपलाइन स्टैब्लिश करके, और अल्टीमेटली जो ईयू है, मतलब इधर यूरोपियन यूनियन है, तो यूरोपियन यूनियन के देशों की एनर्जी सिक्योरिटी का इंतजाम यहां पर कर लिया कि रशिया पर डिपेंडेंस को ग्रेजुअली कम कर देते हैं। रशिया ने कहा यार मतलब ये क्या बात हुई, तुम मतलब अपनी डिपेंडेंस को कम करने के लिए इस एरिया में इन्फ्लुएंस में बना रहे हो, जिस एरिया को मैं अपना इन्फ्लुएंस एरिया समझता था, ये तो गलत है। तो ये पॉइंट नेक्स्ट हो गया, इस वजह से इनसिक्योरिटी बढ़ी। तो एक तरीके से जो रशिया का डोमिनेंस है इस रीजन में, वो ग्रेजुअली रिड्यूस हुआ। तो ये रशिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बना। ये जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं ना, ये सब वो वाले बेसिस हैं जो रशिया ने एग्री कर लिया था कि ठीक है भाई आप यहाँ पर बेसिस बना लो, लेकिन इसके बाद इन्होंने बेसिस हटाए नहीं यूएसए नेटो फोर्सेस ने। तो उसने कहा ये भी धोखा है। तो एक तरीके से इनका मानना था कि ये जो रीजन है, ये एनर्जी रिच रीजन है, हम इसमें इन्फ्लुएंस बनाकर रखेंगे सेंट्रल एशियन रीजन में। तो ये वाटरशेड, तो एक तरीके से ये कारण थे जिसकी वजह से रिश्ते खराब हो रहे थे। अब बताता हूं इसके बाद नेक्स्ट मोमेंट क्या हुआ। ये है बेस्लन अटैक। 2 ऐसे इंसिडेंट हुए, उसके बाद तो मिस्टर पुतिन ने कहा अब तो डिक्टेटर बनना पड़ेगा, अब और कोई रास्ता नहीं है। बेस्लन अटैक, तो बेस्लन एक्चुअली ये स्कूल है रशिया में, वहाँ पर टेररिस्ट आते हैं, चेचेंस टेररिस्ट आते हैं, और यहाँ पर बच्चों को और जितने भी लोग थे उस स्कूल में सबको मतलब एक तरीके से अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। अब इस रीजन में अब मतलब फाइनली रशियन फोर्सेस वहाँ पर आती हैं, एंगेज होती हैं, फाइनली 300 के आसपास लोग मर जाते हैं, उसमें 186 बच्चे थे। तो रशिया के लिए जो बेस्लन अटैक था वो ऐसा ही था जैसे कि यूएसए के लिए 9/11। ये 2001 में हुआ था, ये 2004 में हुआ था। वहां पर भी टेररिस्ट अटैक था, यहां पर भी टेररिस्ट अटैक था। तो आपको लगेगा कि यार जब वहां पर टेररिस्ट अटैक हुआ था यूएसए में, तो उस समय पुतिन ने कहा था कि अरे आप पर टेररिस्ट अटैक हुआ ना, हम आपके साथ हैं। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर कहानी कुछ अलग थी, क्योंकि जिन्होंने टेररिस्ट अटैक किया था चेचेंस ने, पता लगा कि जिस चेचेन ग्रुप ने किया था उसके एक लीडर को पॉलिटिकल असाइलम कौन दे देता है, यूएसए। मतलब कि रशिया कह रहा है कि भाई इसका बदला मैं लेके रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो जिन ग्रुप्स ने किया, ये चेचन मैंने बताया था ना, ये चेचन रीजन, ये इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, रेडिकलिज्म, टेररिस्ट इसके थ्रू लड़ते हैं, ये अपनी सॉवरेनिटी की बात करते हैं। तो इनका लीडर यूएसए में पनाह ले लेता है, पॉलिटिकल असाइलम, सुरक्षा यूएसए दे देता है। तो रशिया कह रहा है अब सर के ऊपर से पानी चला गया, अब बर्दाश्त नहीं होगा, राइट। असाइलम तुमने कैसे दिया? इससे पता लगता है कि तुम जो टेररिज्म का बात कर रहे थे वो ढोंग था तुम्हारा। तुम ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म पर सीरियस थे ही नहीं। उसके नाम पर तुमने सेंट्रल एशिया में अपने एनर्जी रिच रीजन को कब्जाने की कोशिश करी, कैस्पियन से तुमने पाइपलाइन बनाई, तो मेन तुम्हारा वहां पैसा था। अगर तुम सिंसियर होते तो 186 बच्चे मारे गए, टोटल 300
रशियन सिविलियंस मारे गए, तो उस पर तुम्हें रशिया के साथ खड़ा होना चाहिए था इन्वेस्टिगेशन में, एक्शन में, जैसे कि हम तुम्हारे साथ खड़े हुए थे जब तुमने अपना बदला लिया था अफगानिस्तान में। बदला छोड़ो, तुम तो पनाह दे रहे हो। तो ये एक तरीके से अब तो बदलाव वाली बात थी। फिर उसके बाद 2004 वाला जो टाइम था, इसी में ऑरेंज रिवोल्यूशन होता है यूक्रेन में। ये ऑरेंज रिवोल्यूशन क्या था कि जो वहां पर प्रेसिडेंट थे यूक्रेन के, तो वो माना जाता था वो पुतिन को बैक करते हैं, पुतिन की तरफ इंक्लाइंड हैं। तो पब्लिक में एक रिवोल्ट स्टैब्लिश हो गया था। मिस्टर पुतिन का कहना है कि इसमें कई सारी जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया जो फंडेड थी यूएसए द्वारा, उनका इस्तेमाल करके लोगों को भड़काया गया था। भड़काने के बाद फिर एक दोबारा फ्रेश इलेक्शन कराए गए, इतना भड़का दिया था माहौल यूक्रेन में। और उस फ्रेश इलेक्शन के बाद जो नया लीडर बना वो प्रो वेस्ट था, प्रो वेस्ट लीडर बन गया, क्योंकि जनता को भड़का दिया था ना, जनता ने वोट ही प्रो वेस्ट को दिया। तो पुतिन को समझ में आ गया कि यार ये प्रो वेस्टर्न कंट्रीज का तरीका है अपने तरीके से तख्ता पलट करके अपनी पपेट गवर्नमेंट्स बनाने का। तो पुतिन ने कहा कि अब मेरे पास कोई और तरीका नहीं है, अब मुझे क्या बनना पड़ेगा, डिक्टेटर, राइट। कुछ लोगों को याद आ रहा होगा वो वाला सॉन्ग, एक मूवी थी ना, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, तो उसमें गाना है, तो उसमें कहता है कि मैं पहले ऐसा नहीं था, लेकिन हालात ऐसे थे कि मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं थी, मुझे अपने देश को यूनाइटेड रखना था। जिन्होंने रशिया की दोस्ती के नाम पर, नेटो रशिया समिट के नाम पर फिर बाद में उसको तोड़ा और फाइनली नेटो का एक्सपेंशन करा, सेंट्रल एशिया के रिसोर्सेज पर अपने इन्फ्लुएंस को बनाने के लिए अपने बेसिस को बनाए रखा, कैस्पियन सी से पाइपलाइन, बेसलाइन अटैक, चेचन्स को पनाह, एंड देन ऑरेंज रिवोल्यूशन इन यूक्रेन विच इज़ एक्चुअली स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर रशिया। तो अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, अब तो डिक्टेटर बनना पड़ेगा। और डिक्टेटर बन के इन्होंने क्यों डिक्टेटर बने, इन्होंने कहा कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का जैसा इस्तेमाल करके रिवोल्यूशन टाइप, मतलब एक सिचुएशन बना दी गई थी, रिवोल्ट सिचुएशन बना दी गई थी यूक्रेन में, वैसी रशिया में नहीं होगी। तो ऐसे में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस पर क्रैकडाउन हुआ, जो प्रो वेस्ट थी। पता लगा जिनसे फंडिंग आ रही है, जिनको फंडिंग आ रही है वेस्ट से, उनका इलाज किया गया। कुल मिलाकर बात ये, काउंटर अमेरिका स्ट्रेटजी में पहले उन्होंने देखा कि रशिया पर उधार है आईएमएफ का, पेरिस क्लब का, तो इन सब देशों का उधार वापस किया मिस्टर पुतिन ने, आईएमएफ का उधार वापस किया कि अब इकोनॉमिकली तो ये मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। उसके बाद तो अब अल्टीमेटली अपनी जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए रशिया काम करता ही रहा। क्रीमिया को अपने अधीन किया, बहुत ही स्ट्रेटेजिक था 2014 में, कारण क्योंकि ऑलरेडी अगर यूक्रेन को ऑफर था कि नेटो का पार्ट बन जाओ, यूरोपियन यूनियन का पार्ट बन जाओ, तो अगर वो नेटो का पार्ट बन गया तो उसके बाद तो यूक्रेन के साथ लड़ना वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो एक तरीके से पुतिन ने यूज़ किया ऑफेंसिव रियलिज्म। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। उस समय पर स्ट्राइक कर दो जिस समय पर अभी दुश्मन कमजोर है, अगर वो मजबूत हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो तुम जो कर रहे हो अपने देश की सुरक्षा के लिए कर रहे हो, दैट इज दी नैरेटिव, दैट इज दी जस्टिफिकेशन ऑफ रशिया। तो अब क्या दोनों के बीच में कुछ अप्रोचमेंट हो सकता है। अब सिचुएशन हमें पूरी क्लियर हो गई इस ट्राइंगल की, लेकिन क्या अभी साथ आ सकते हैं, मुद्दा तो ये है। देखिए, अगर लोकेशन वाइज देखा जाए तो रशिया और यूएसए दोनों वेस्टर्न नेशंस कहे जा सकते हैं, नदर्न नेशंस कहे जा सकते हैं, डेवलप्ड नेशंस कहे जा सकते हैं, और दोनों के बीच में काफी कुछ कॉमन है। इस समय पर दोनों को जो चैलेंज है, जैसे कि टेररिज्म से भी चैलेंज है, राइट। रशिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने की जरूरत है। रशिया को अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो रशिया को सैंक्शंस के अवॉइड करके, मतलब सैंक्शंस को कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा, राइट। तो एक तरीके से जो इस्लामिक टेररिस्ट हैं उनका अटैक रशिया में भी हुआ, यूएसए में भी हुआ, अभी भी चैलेंज बीच बीच में आते रहते हैं। तो अगर दोनों साथ आ जाएं मतलब कॉमन इंटरेस्ट को देखते हुए, तो दिस कैन बी अ वे, राइट। यूएसए और रशिया दोनों के फेवर में नहीं है कि वो न्यूक्लियर पावर को बढ़ाएं, राइट। रशिया की खुद की जो न्यूक्लियर यू कैन से पावर है, तो अल्टीमेटली अगर उसको बढ़ाएगा तो इट्स लाइक एक्सटर्नल कॉस्ट ऑन इकोनॉमी। यूएसए अगर अफोर्ड भी करे तो उस अफोर्ड से करने से फायदा क्या है, राइट। तो ये दोनों डिसआर्मामेंट की अप्रोच पर आ सकते हैं, दोनों काफ़ी पैसा बचा सकते हैं, दोनों इनसिक्योरिटी को कम कर सकते हैं। काफ़ी सारे जो कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में होते हैं मिस कैलकुलेशन और मिस इंटरप्रिटेशन से होते हैं, तो वो कुछ कम हो जाएगी। रशिया की इकोनॉमी मैंने आपको बताया कि फंडामेंटली वीक है, राइट, इस सैंक्शंस की वजह से भी, प्लस रशिया अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई नहीं कर पाया, केवल डिफेंस और एनर्जी के बलबूते नहीं चला जाता। अपनी इंडस्ट्रीज के जो इनपुट प्रोडक्ट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस किस पर, यूरोप पर, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो मशीन कंपोनेंट्स हो, तो उसको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। तो ऐसे में यूएसए एंड रशिया कैन कम टुगेदर। अब आप कहेंगे यार इससे यूएसए को क्या फ़ायदा। देखिए, यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले भी कहा था कि
अगर वो मतलब प्रेसिडेंट बनते हैं तो ऐसे में जो टोटल पैसा यूएसए नेटो में लगाता है उसको कम करा जा सकता है। अगर उसको कम करा जा सकता है तो इससे मुझे बताइए एक रशिया की तरफ अप्रोचमेंट वाला सिग्नल होगा कि नहीं होगा? भाई साहब बिल्कुल होगा। रशिया कहेगा बिल्कुल ठीक करा, क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो, मेरे लिए भी इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हो। देखो यूक्रेन का क्या हाल करना पड़ा, दिक्कत हो गई इतनी ज़्यादा, सबको दिक्कत है। यूनाइटेड स्टेट्स दो बेसिक प्रिंसिपल पे चल रहा है कि जो टेंशन है नेटो की वजह से, उसके यूनिलेटरल जो एक्शंस हैं उससे अब खुद यूरोप भी खफा है। इस वजह से शायद यूएस से साथ आ सके फ्यूचर में। आप कहेंगे मतलब? फेमस स्टेटमेंट बाय इमैनुअल मैक्रोन, जब फ्रांस के राष्ट्रपति अपनी लास्ट विजिट में चाइना गए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यूरोपियन नेशंस शुड नॉट टो द लाइन ऑफ यूएस से। मतलब क्या था? मतलब ये था कि भले ही हम नेटो का पार्ट हैं, देखो मैं खुद नेटो मेंबर यहां बैठा हूं, लेकिन मैं खुद ये कहना चाहता हूं कि हम यूएसए के हिसाब से अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी डिसाइड नहीं करेंगे। तो बेहतर नेशन वही होता है अपने साथी जब छोड़ के चले जाएंगे तब होश में ना आए, पहले ही होश में आ जाए और पहले से ही चीजों को बदल दे। तो यूएसए को अगर अपनी हेजेमनी को बनाकर रखना है तो अपने तरीकों को बदलना पड़ेगा, यानी कि इट कैन नॉट एक्सटेंड दिस नेटो टू अ लेवल कि वो टूट जाए। होता है ना कि इलास्टिक आपके हाथ में, तो उसको भी एक पॉइंट तक ही खींच सकते हो। तो ये उनको समझना पड़ेगा, राइट? तो ऐसे में नेटो एक्सपेंशन ये एक ओरिजिन था इस पर्टिकुलर यू कैन से इनसिक्योरिटी का, यूक्रेन वॉर का। तो इसको तो हॉल्ट करना पहला स्टेप इनका होना चाहिए। अब इंडिया इसमें कुछ रोल अदा कर सकता है क्या? देखिए, इंडिया कहता है कि हम, वैसे तो हमारा पास्ट नेम वाला है, लेकिन हम बिलीव करते हैं मल्टी अलाइनमेंट में। अभी रिसेंट स्टेटमेंट क्या था? वी बिलीव इन मल्टी अलाइनमेंट। मल्टी अलाइनमेंट का मतलब है कि हम उस देश से, हर उस देश से अपने संबंध रखेंगे जो भारत के लिए जरूरी है, भारत के आइडियल्स पर कॉम्प्लीमेंट्री है। तो हमारे रिलेशन नॉर्थ कोरिया, ईरान, रशिया, यूएसए सबके साथ हैं एक तरीके से, राइट? तो एक तरीके से आपको ही लगता कि दिस कैन बी यूज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी। मैं एक और एग्जांपल देता हूं उसको लॉजिकली समझाने का। कतर का एग्जांपल लेते हैं। देखिए, रशिया, और अगर मैं कहूं फॉर एग्जांपल यूएसए, कतर और अफगानिस्तान की डायनेमिक्स से एक एग्जांपल बनाता हूं, समझिएगा। अफगानिस्तान से यूएसए को निकलना था, डोमेस्टिक प्रेशर था, अपनी फोर्सेस को निकालो यहां से, तालिबान को पावर हैंडओवर कर दो। उसके बाद यूएसए ने अपने सुर बदलने स्टार्ट कर दिए कि देखिए, एक होता है गुड तालिबान, एक होता है बैड तालिबान। हमने कहा भाई ये कौन सा तालिबान हो गया गुड तालिबान? इंडिया ने कहा भाई तालिबान तो आतंकवादी समूह है, सीधी बात। बट यूएसए वाज सेइंग नहीं, गुड तालिबान भी होता है, बैड तालिबान भी होता है। और ये सब गुड बैड कहां चल रहा था? ये चल रहा था कतर में। कतर में दोहा में इन्होंने एक अपना ऑफिस बना रखा था तालिबान ने। मौलाना बरादर बैठते थे वहां पर और यहां से ये अपने डिप्लोमेट्स को भेजते थे और मीटिंग्स होती थी। इंडिया को उसमें एंगेज नहीं करते थे क्योंकि इंडिया कहता था भाई टेररिस्ट मतलब टेररिस्ट, सीधी बात। क्योंकि हम तो जो वहां की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान की, उसको सपोर्ट करते थे। अब कतर से एक समय पर खफा रहता था यूएसए कि कतर तुम तालिबान के साथ संबंध क्यों रखते हो भाई, तालिबान के साथ संबंध ना रखो। लेकिन तालिबान के साथ संबंध रखना कतर का एक्चुअली काम आया यूएसए को। जब यूएसए को अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करना था तो यूएसए को कतर याद आया। उसके बाद उसने अपने जो रिलेशंस हैं कतर के साथ, उसमें उसका डिप्लोमेटिक लेवल बढ़ा दिया, इंप्रूव कर दिया कि कतर तुम तो हमारे लिए बहुत जरूरी हो। तो एक तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपको पता लगा कि आप दूसरे के लिए उस समय पर भी जरूरी हो सकते हैं जब वो कह रहा हो कि देखो इसके साथ संबंध मत बनाओ। जैसे कि यूएसए कतर को कह रहा था तालिबान के साथ संबंध मत बनाओ, लेकिन तालिबान के साथ संबंध बनाकर रखना कतर के बाद में काम आया, यूएसए के बाद में काम आया। तो इंडिया भले ही, मतलब अगर यूएसए भले ही इंडिया को कहता रहे नहीं नहीं रशिया के साथ संबंध मत रखो, ज्यादा मत रखो, कम करो, और हम स्ट्रांग रिलेशनशिप रखें, तो ये भी यूएसए को और वर्ल्ड को लॉन्ग टर्म में काम आएगा। मुझे लग रहा है ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। मल्टी अलाइनमेंट व्हाट इंडिया इज सेइंग, राइट? और इंडिया, देखिए इंडिया, और जैसे एग्जांपल देता हूं, अभी कुछ टाइम पहले आपका इंडोनेशिया, आपका इजराइल, ये भी एक्चुअली दे वर ट्राइंग टू एक्चुअली ब्रिज दिस गैप। मतलब ये भी सोच रहे थे कि यूक्रेन वॉर का सोल्यूशन हम निकाल देंगे। हर किसी को लग रहा था कि कॉन्फ्लिक्ट में जो सोल्यूशन निकाल दे भाई वही लीडर है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आप कहेंगे इंडोनेशिया भी ट्राई कर रहा था, जी हाँ, इंडोनेशिया भी ट्राई कर रहा था कि वो पुतिन से बात कर रहे हैं, यूक्रेन से बात कर रहे हैं, बीच का सोल्यूशन निकालेंगे, नहीं निकला। लेकिन देखो जो आपका इजराइल है या फिर जो इंडोनेशिया है, ये बाकी देश हैं, इनमें और इंडिया में डिफरेंस क्या है? इंडिया, जो जितनी बड़ी इंडिया मार्केट है और जितनी बड़ी राइजिंग पावर है, आपको और हमको शायद अंदेशा भी नहीं होगा इसका। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो अपना खुद का होता है ना, उसकी वैल्यू, ट्रू वैल्यू है क्या, वह आपको तब पता लगती है जब आप एक्चुअली ब्रॉडर कंटेक्स्ट में कोई डिबेट हो रही हो, उसमें कुछ डेटा देखते हो, एनालिसिस देखते हो, तब आपको रियलाइज होता है।
आज के समय पर जियोपॉलिटिक्स पर जितनी जितने मतलब इंटरनेशनल स्कॉलर्स हैं वो भी अगर कोई बुक रिलीज कर रहे हैं, आप उसमें देखोगे इंडिया का जिक्र होता ही होता है, इनका जिक्र नहीं होता। कारण क्योंकि इनका इतना बड़ा लेवरेज नहीं है रशिया के कंटेक्स्ट में, इनका इतना बड़ा लेवरेज नहीं है यूएसए के कंटेक्स्ट में, जितना बड़ा लेवरेज इंडिया का है इन दोनों के कंटेक्स्ट में। एंड दैट इज द काइंड ऑफ एडवांटेज विच इंडिया इज हैविंग राइट नाउ। नो कंट्री बेटर दैट प्लेस देन इंडिया, यही पॉइंट मैं आपको यहां पर बता रहा था। चाइना हो नहीं सकता इस कंटेक्स्ट में, क्योंकि चाइना का रिलेशन यूएसए एंड रशिया के साथ बैलेंस नहीं है। इवन चाइना ने भी ट्राई किया, लेकिन इसके जो क्लॉजेस थे दे वर बायस्ड टुवर्ड्स रशिया, और बायसनेस को भाई मीडिएटर नहीं बनाया जाता। मीडिएटर वही होता है जो दोनों तरफ से इक्वल रेस्पेक्ट गेन रख सके, राइट। तो यस, इंडिया कैन प्ले अ रोल, यही बात मैंने यहां पर बता रखी है। कंक्लूजन के तौर पर हम ये कह सकते हैं, अगर इंडिया की पॉलिसी में रियलिज्म है, रियलिस्ट पॉलिसी है, तो उसमें यूएसए और रशिया को करीब लाना इंडिया के लिए बेनिफिट है या लॉस है? क्या लगता है आपको? यानी कि रशिया और इंडिया, रशिया इंडिया की रिलेशनशिप, रशिया चाइना की, रशिया यूएसए की रिलेशनशिप, इस ट्राइंगल में अगर हम सॉल्यूशन ले आए कुछ भविष्य में, अभी तो नहीं लग रहा है ऐसा, तो इंडिया के लिए फायदा है कि नुकसान है? कई लोग कहेंगे नहीं सर, बनाए रखिए रंजिश, रंजिश है तो इंडिया की कद्र है। मीडिएटर की कद्र भी तभी होती है जब दो बड़ी पावर कॉन्फ्लिक्ट में रहती हैं, तो इंडिया दोनों से अपना बेस्ट ले सकता है, राइट। तो इंडिया इसका इस्तेमाल करे, आप ऐसा सोच रहे होंगे, है ना। तो यही मैं पर्सपेक्टिव आपको देना चाह रहा हूं कि देखो, आज भले ही ऐसा लगता है कि इस बहाने रशिया से भी हम बेस्ट डील ले सकते हैं, यूएसए से भी बेस्ट डील ले सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में द वे वर्ल्ड इज मूविंग, वी हैव टू इंश्योर पीस, स्टेबिलिटी इन नेशंस अराउंड। रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो कुछ देशों को चलो फायदा होगा, क्योंकि उनका भाई डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बूस्ट मिल गया, जैसे यूएसए हो गया फॉर एग्जांपल। लेकिन यार इतने सारे नेशंस जो हैं उनमें डोमेस्टिक जो फूड क्राइसिस आ गया, एनर्जी क्राइसिस आ गया, अब वो इंडिया से जो चीजें खरीद सकते थे वो खरीद पाएंगे क्या? नहीं खरीद पाएंगे। अगर ग्लोबल स्लोडाउन हो जाएगा वॉर्स की वजह से, तो मुझे बताओ, इंडिया जो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ चाहता है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, इनका डेवलपमेंट भी करना है, इनकी एजुकेशन, हेल्थ, ये इंफ्रा, इन सारी नीड्स को देखना है, तो क्या कर पाएगा क्या? नहीं। That is why stability across the world is in interest of India, it is in interest of the world, and that is why India is better positioned in this context, right? अब जरा ये क्वेश्चन देखिए, examine India, US, India, Russia relations and current geopolitical flux. Do you think India can play a role in as mediator between US and Russia? तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा आपको मोक्ष प्राप्ति इस टॉपिक में वाली फीलिंग आ रही होगी, है कि नहीं? क्योंकि ये अगर क्वेश्चन आएगा, ये PSR ऑप्शनल में भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन जीएस पेपर 2 में ही पूछा जा सकता है आईआर वाले सेक्शन में। उस समय पर आप इस वीडियो को ध्यान रख लेना और हो गया काम आपका, कोई दिक्कत ही नहीं है। पीएसआर ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने बीच बीच में स्कॉलर्स थ्योरी को कोट किया है। जीएस में आप स्कॉलर और जो थ्योरी है इसको इन जनरल कोट नहीं करेंगे, आर्ग्यूमेंट स्कॉलर के कोट कर सकते हैं, थ्योरी को नहीं कोट करने की जरूरत है। जैसे मैंने कम्युनिकेशन थ्योरी, एंड ऑफ हिस्ट्री, ऐसा कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया। जो डायमेंशंस हैं वो आपके पास हैं अब, ठीक है ना। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।